सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये हमारा 15वां चैप्टर है दोस्तों। हमने अभी तक 14 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। यूट्यूब चैनल पे हमारे रखे हुए हैं, आप कभी भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर का सिलेबस हमारा लगभग खत्म होने वाला है। तो जो भी लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट हो आप लोगों को मिलते रहे। दूसरी बात दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग बाकी के देख सकते हैं लाइव कमेंट। रोजाना 11 बजे हमारी लाइव क्लास चालू होती है, बट कुछ रीज़न की वजह से ये वाली वीडियो मैं ऑफलाइन अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ये चैप्टर आप लोग ऑफलाइन देख के पढ़ लेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो 2 से 2.5 घंटे तक लंबी हो सकती है, तो सब्र रखें और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मैं आपको बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ, तो सभी लोग अच्छे से देखेंगे। जो भी पुराने स्टूडेंट लाइव आते हैं रेगुलर, वो सभी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इससे पहला वाला चैप्टर हमारा था 3 फेज इंडक्शन मोटर, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। हाँ, मैंने आपको सब कुछ 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में क्लियर सब कुछ बता दिया था। उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग टाइप, स्पीड कंट्रोल और लोड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, सारा कुछ हमने बता दिया था। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करते हैं हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। देखिए, तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सभी लोग अपने अगर नोट्स बना रहे हैं तो लिख लेंगे। चलिए, अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में इंट्रोडक्शन हम ज़्यादा देखेंगे तो क्या देखेंगे। देखिए दोस्तों, 3 फेज इंडक्शन मोटर थी। 3 फेज इंडक्शन मोटर में एक्चुअली में होता क्या है कि वो मोटर का जो स्टेटर है, ठीक है, स्टेटर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्टेटर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिसकी वजह से उसका जो फ्लक्स है, ठीक है, ये मान लो ये स्टेटर है, तो स्टेटर का फ्लक्स घूम रहा है, ना कि स्टेटर, ठीक है। और उस फ्लक्स के रोटेशन की वजह से हमारा रोटर घूमना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। देखिए, इंडक्शन मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कम से कम 2 फेज वाली सप्लाई, यानी कि अगर आपको इंडक्शन मोटर में 3 फेज सप्लाई पैदा करनी है, मतलब 3 फेज आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करनी है, तो आपको कम से कम 2 फेज चाहिए। अब 3 फेज में 3 फेज है तो आसानी से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी, परंतु सिंगल फेज में क्या, 1 फेज। इसीलिए सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें तो एक ही फेज है, तो वो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो सकती है। इस स्वभाव वाले चुंबकीय क्षेत्र वाइंडिंग के स्थान पर इस स्वभाव वाले चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही मोटर स्वयं चालू, यानी कि जब 2 से ज़्यादा फेज होंगे तभी मोटर सेल्फ स्टार्ट होगी, अन्यथा मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की संरचना बिल्कुल एज इट इज 3 फेज मोटर के समान नहीं होती है, परंतु दिक्कत क्या है कि वहाँ 3 फेज वाइंडिंग के स्थान पर यहाँ सिंगल फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है, और सिंगल फेज वाइंडिंग का वोल्टेज लगभग 250 वोल्ट तक ही होता है। जब इस मोटर को विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है, जैसे अपन लोग कनेक्ट करेंगे, क्या होगा, इसके स्टेटर में फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होगा स्टेटर में, परंतु वो रोटेटिंग नहीं होगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, परंतु वो रोटेटिंग, मतलब क्या कहते हैं, रोटेटिंग व्यवहार नहीं करेगा, ठीक है, रोटेटिंग नहीं होगा, जिससे ये फ्लक्स कोई परिणामी टॉर्क। अब अगर फ्लक्स रोटेटिंग नहीं होगा तो उसको अपोज करने के लिए रोटर का भी कोई फ्लक्स नहीं आएगा और कोई बल उत्पन्न, यानी कि कोई टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा, जिस वजह से मेरा रोटर नहीं घूम पाएगा, ठीक है। इसलिए मोटर स्वयं चालू नहीं हो पाती। हाँ, यदि सोर्स से संयोजित करने के पश्चात मोटर के रोटर को, यानी कि मान लो आपने सप्लाई दे दी स्टेटर में, मगर किसी बाह्य साधन की वजह से अगर आप रोटर को घुमा दो, अगर आप रोटर को एक दिशा में घुमाओ, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो रोटर उस दिशा में घूमना प्रारंभ कर देगा। मगर उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि अलग से मोटर लगाने की जरूरत है। तो हम लोग एक्सटर्नल मोटर क्यों लगाएं, ठीक है, हम लोग एक्सटर्नल मोटर क्यों लगाएं, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल। तो जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल था, ठीक है, प्रिंसिपल तो लगभग समान है, एक थोड़ा सा अंतर होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का सिद्धांत भी 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान ही होता है, बिल्कुल, ठीक है। जिस प्रकार आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, उसी प्रकार ही सिंगल फेज इंडक्शन होती है। अर्थात जब कभी एक शॉर्ट सर्किट चालक हो, है ना, स्टेटर में आपको मैंने बताया था स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कैसे ऐसे केज टाइप कंडक्टर थे, और उनको यहाँ पे क्या कर दिया जाता था, बांध दिया जाता था, ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता था। तो जब कभी एक शॉर्ट सर्किट चालक को रोटेशन करते हुए, ठीक है, घूर्णन करते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, यानी कि जो कंडक्टर थे रोटर के, बात क्या कर रहे हैं, रोटर के कंडक्टर को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो चालक घूर्णन करने लगता है। चालक क्या होगा, रोटेशन करने लगेगा। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की संरचना भी 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान ही होती है, परंतु इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर, अब देखो मैंने क्या बताया, सिंगल फेज वाइंडिंग होती है, ठीक है, फील्ड में सिंगल फेज वाइंडिंग होती है। अब सिंगल फेज वाइंडिंग होगी तो क्या मेरी मोटर घूमेगी? अगर सिंगल फेज वाइंडिंग होगी तो क्या मेरी मोटर घूमेगी? नहीं घूमेगी, ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं हुआ। तो मुझे क्या करना है, डबल वाइंडिंग लगानी पड़ेगी। अब मैं डबल वाइंडिंग कैसे लगाता हूँ, जो स्टार्टिंग फील्ड में वाइंडिंग होती है ना, उसे मैं 2 तरह से करता हूँ, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। फील्ड पे मैं 2 वाइंडिंग करता हूँ, तो देखिए, परंतु सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर स्टार्टिंग एवं रनिंग
स्टार्टिंग एवं रनिंग दो प्रकार की वाइंडिंग कर दी, तो मैं दो पोल अलग अलग स्थापित कर दिए, जिस वजह से मेरा मोटर रोटेटिंग होती है। अब यह दो वाइंडिंग इस प्रकार सम्मिलित होती हैं क्योंकि केवल एक वाइंडिंग से रोटेटिंग फील्ड में बनकर पल्सेटिंग फील्ड बनता है। देखिए क्या लिखा है, इसमें दो वाइंडिंग इसलिए सम्मिलित होती है क्योंकि एक वाइंडिंग से रोटेटिंग फील्ड, ठीक है, एक वाइंडिंग से क्या रोटेटिंग फील्ड ने बनकर पल्सेटिंग फील्ड बनाता है, और इस प्रकार का क्षेत्र दो भागों में विभक्त हो जाता है, जिससे रोटर में उत्पन्न धारा का फ्लक्स, जो रोटर है उसमें उत्पन्न धारा का फ्लक्स रोटर में दोनों दिशाओं में घूर्णन करने का प्रयास करेगा। अब इससे क्या होगा, देखिए दो क्षेत्रों में, यानी कि एक स्टार्टिंग और एक रनिंग वाइंडिंग में बट गया। अब इससे जो उत्पन्न करंट का फ्लक्स होगा, ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग में जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, दोनों दिशाओं में क्लॉकवाइज में भी घूमेगा और एंटी क्लॉकवाइज में भी घूमने का प्रयास करेगा, जिसके कारण रोटर स्थिर रहता है। जिसके कारण क्या होगा, रोटर स्थिर रहेगा और मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाएगी। सो क्या आप ये चीज समझ गए कि इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती? दो भागों में हो गई वाइंडिंग, स्टार्टिंग और रनिंग। अब एक का फ्लक्स तो इस दिशा में घूमेगा, दूसरे का इस दिशा में घूमेगा, इस दोनों का अपोजिट दिशा में घूमने से मेरा स्टेटर रोटर तो फिक्स रहेगा, यानी कि रोटर नहीं घूमेगा। चलिए अब देखिए डिफरेंट मेथड ऑफ स्टार्टिंग एंड रनिंग ऑफ वेरियस सिंगल फेज एसी मोटर, यानी कि अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट हो रही है क्या? नहीं हो रही। अब क्या है, मैं अलग अलग तरीके लिए उसी अलग अलग तरीके के आधार पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अलग अलग टाइप्स हो गए, ठीक है। पहले अब टाइप्स देखिए, फेज स्प्लिटिंग मेथड, कैपेसिटर के प्रयोग द्वारा या फिर शेडिंग पोल के द्वारा। अब इन्हीं के आधार पर धीरे धीरे हम इसके टाइप्स पे आ जाएंगे। चलिए सबसे पहले देखिए फेज स्प्लिट करके आप किस प्रकार से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को रन करा सकते हैं। फेज स्प्लिटिंग के बाद हम कैपेसिटर वाला देखेंगे और उसमें सारी कैपेसिटर की मोटर है। अब धीरे धीरे क्या हम लोग अपना एक एक करके मोटर सारी निपटाते जाएंगे, ठीक है। सो सभी लोग अभी प्रेजेंट हैं क्लास में, सभी लोग जो भी अभी हैं वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। अगर आप क्लास देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। अगर यहाँ तक आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। अगर अभी जो क्लास हमारी चल रही है अभी तक आप लोग प्रेजेंट है तो देखिए आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड लग रहे हैं, अदरवाइज ऐसा जो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा वो क्लास छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर आपको ऑफलाइन ही लाइव नहीं पढ़ा सकता, इसलिए मैं आपको ऑफलाइन ही वाला चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है। चलिए अब है फेज स्प्लिटिंग मेथड। अब फेज स्प्लिट क्या, एक ही फेज है। अब अगर मैं उस फेज को, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, स्प्लिट का अर्थ क्या होता है, तोड़ देना, एक चीज को स्प्लिट कर देना, दो बराबर भागों में बांट देना। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने की इस विधि में एक फेज को विभक्त करके दो फेज बनाए जाते हैं। इसमें स्टेटर पर एक वाइंडिंग के अतिरिक्त एक अन्य वाइंडिंग भी स्थापित की जाती है, यानी कि स्टेटर पे अपन दो वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, जैसे कि एक अन्य वाइंडिंग भी स्थापित किया जाए जिसे कि स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। अब दोनों वाइंडिंग को ध्यान रखेंगे एक दूसरे के लंबवत, यानी कि अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग यहाँ है तो यहाँ रनिंग वाइंडिंग हुई, ठीक है। ये स्टार्टिंग और ये रनिंग वाइंडिंग है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर रहते हैं, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर रहते हैं। दोनों वाइंडिंग को एक दूसरे के 90 डिग्री प्रयोग करने से एक फेज को दो फेज में विभक्त। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछेगा, बताओ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को किस प्रकार से सेल्फ स्टार्ट करोगे, कैसे? उसे उसकी जो दो वाइंडिंग है स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को 90 डिग्री के, देखो ये है स्टार्टिंग और ये रनिंग, 90 डिग्री का अंतर है ना, तो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को आप 90 डिग्री के अंतर पर जैसे ही रखोगे तो वो दो वाइंडिंग में बढ़ जाएगी, और जैसे ही दो वाइंडिंग में बढ़ जाएगी तो आपको एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, जिससे मोटर में रोटेटिंग फील्ड उत्पन्न हो जाता है और रोटर रोटेशन करने लगता है। इस विधि का प्रयोग फेज स्प्लिट मोटर में किया जाता है, ठीक है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हमारी मोटर जो आएगी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ये होगी फेज स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, आपको फेज स्प्लिट समझ आ गया ना, जो एक फेज था, एक फेज पे ये जो वाइंडिंग है इसको मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो ये वाइंडिंग करी और इसी के साथ सीरीज में वाइंडिंग तो सीरीज में रहेगी मगर 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर रखने से एक फेज दो फेज में बढ़ गया, और दो फेज ही तो अपन को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए आवश्यक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। सो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर क्या है, किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? यह फेज स्प्लिटिंग के सिद्धांत पर कार्य करती है। आपसे पूछ ले कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो यह फेज स्प्लिटिंग के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस प्रकार की मोटर का रोटर, जो ये मोटर है वो स्क्वायरल केज के टाइप का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में रोटर किस प्रकार का होता है, स्क्वायरल केज, या फिर मैं ये भी तो कह सकता हूं कि स्क्वायरल केज सिंगल फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए फेज स्प्लिटिंग मेथड प्रयोग किया जाता है, यानी कि सिंगल फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए फेज स्प्लिटिंग सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। स्टेटर पर दो वाइंडिंग होगी जिन्हें रनिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग कहा जाएगा। रनिंग वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग, यानी कि जो रनिंग वाइंडिंग जो चलेगी ना भाई, स्टार्टिंग वाइंडिंग तो स्टार्टिंग के टाइम पे, रनिंग वाइंडिंग लगातार रोटर के संपर्क में रहेगी, इसीलिए रनिंग वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग। कई बार आपसे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि मेन वाइंडिंग कौन सी है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग मेन वाइंडिंग नहीं है,
मेन वाइंडिंग होती है आपकी रनिंग वाइंडिंग। ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री के वैद्युतिक अंश, एक चीज ध्यान रखेंगे 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री बहुत अलग होता है। तो 90 डिग्री वैद्युतिक अंश पर स्थापित की जाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, रनिंग वाइंडिंग को आपसे पूछ सकते हैं, बताइए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रनिंग वाइंडिंग को कैसे तारों से बनाया जाता है। तो इसे मोटे तारों से बनाया जाता है और उसे खांचों में अधिक गहराई पर, ठीक है, जो खांचे हैं ना रनिंग वाइंडिंग को अंदर गहराई पे लगाया जाता है, और जिससे कि इसका प्रतिरोध निम्न हो जाए और प्रेरकत्व उच्च हो जाए, रेजिस्टेंस तो कम हो जाए जिससे कि अधिक करंट फ्लो हो सके। रनिंग वाइंडिंग जब रनिंग होगी तो अधिक करंट फ्लो हो सके और इंडक्टेंस कम हो जाए, ठीक है। इसे सीधे ही सिंगल फेज एसी सोर्स से कनेक्ट किया जाता है। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे तो सीधी सी बात है कि सीधे सीधे सिंगल फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग अभी मैंने बताया था, रनिंग वाइंडिंग रनिंग रहेगी तो उसे मोटे तार की कम लपेट होगी, जबकि स्टार्टिंग वाइंडिंग कुछ समय के लिए रहेगी तो इसे पतले तार के अधिक लपेटों के साथ बनाया जाता है। इसे गहराई में खांचों में कम गहराई पर यानी कि रनिंग वाइंडिंग के ऊपर लगाया जाता है, जिससे कि अब इसका अधिक यानी कि कम गहराई पे तो इसका प्रतिरोध की वैल्यू तो उच्च हो जाएगी, यानी कि रेजिस्टेंस हाई और इंडक्टेंस लो होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं, बताइए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में, देखो हम लोग क्या इजी पढ़ते हैं भाई, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है, स्प्लिट फेज मेथड का प्रयोग किया जाता है, स्टार्टिंग रनिंग वाइंडिंग होते हैं 90 डिग्री का। नहीं, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, बताओ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध और प्रेरकत्व का मान क्या होता है। तो प्रतिरोध उच्च तथा प्रेरकत्व निम्न रहता है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और हमें इस तरह के मेथड की जरूरत है, जब तो मैं आपको एक एक लाइन क्यों पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्यों एक एक लाइन पढ़ाने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए एक एक लाइन पढ़ाने की जरूरत पड़ती है। अब देखो, अब ये हमारा हो गया डायग्राम है, ठीक है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, सिंगल फेज सप्लाई दे दी, ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई दे दी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरी रनिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग के साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग करी। अब जैसे ही करंट जाएगी, देखिए यहाँ से करंट निकलेगी, है ना। अब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक बार जैसे ही मेरी मोटर रन हो गई, एक बार जैसे ही मेरी मोटर चलना स्टार्ट हो गई, उसके बाद मैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच हटा दूंगा। जैसे ही मेरी मोटर चलना स्टार्ट हो गई, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन हटा दूंगा, फिर सिर्फ इसमें करंट आएगी, ठीक है, और इसी के द्वारा, इसी की मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा मेरा रोटर घूमता रहेगा, ठीक है, इसी के द्वारा। तो ये क्या है आपका, ये है आपका स्टेटर, ठीक है, ये है आपका स्टेटर और ये है आपका आर फॉर रोटर, ठीक है, ये है आपका आर फॉर रोटर। तो ये था स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग का डायग्राम, ठीक है, फेज स्प्लिटिंग मेथड। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नॉर्मल जो हमारे इसका कर्व हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। ये वोल्टेज है, अब जो इसकी एक्चुअल करंट है, स्टार्टिंग करंट क्या होती है, लगभग 15 डिग्री लैग करती है, ठीक है। लैग और लीड बता दूं, जब भी कोई करंट, ठीक है, मान लो कोई चीज अगर उससे नीचे हो, देखो ये वोल्टेज है, इसके नीचे है ना तो ये लैग होगा। अगर और मैं करंट के रिस्पेक्ट में क्या कहूंगा, देखो वोल्टेज करंट से ऊपर है तो मैं कहूंगा करंट लीड, वोल्टेज लीड कर रहा है, क्योंकि वोल्टेज आगे है तो वोल्टेज लीड कर रहा है, और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट लैग कर रही है, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट लैग कर रही है, ठीक है। स्टार्टिंग के टाइम पे क्योंकि पहले तो स्टार्टिंग करंट बहना स्टार्ट होगी तो ये 15 डिग्री लैग करती है, मगर रनिंग करंट यानी कि जो मेन करंट है, ठीक है, रनिंग करंट क्या होती है, लगभग 40 डिग्री लैग करती है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट रोटर में करंट फ्लो होती है वो क्या है, ये आई करंट, ये आई करंट क्या है, रोटर की करंट, और आई एस और आई एम है स्टेटर की करंट, आई एस और आई एम स्टेटर की करंट है, जबकि टोटल जो आई है वो आपका है रनिंग करंट यानी कि मेन करंट, सॉरी रोटर की करंट, ठीक है, ये है रोटर की करंट। सो ये कुछ डायग्राम हो गया, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। इसके सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट करते हैं, कर इसे 90 डिग्री वैद्युतिक अंश पर स्थापित कर एसी सोर्स से सप्लाई किया जाता है, ठीक है, एसी सोर्स से सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। सो अब वर्किंग मेरे को ऐसा नहीं लगता ज़्यादा जरूरत है, फिर भी आपको वर्किंग समझा देता हूँ। देखिए एक दो की अगर आप वर्किंग पढ़ लोगे ना, अगर आपने 4-5 मोटर की वर्किंग पढ़ ली ना, बाकी तो आपको समझाने की जरूरत नहीं, आप इजीली समझ सकोगे, ठीक है। देखिए रनिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस हाई होता है, मैंने आपको बताया ना, रनिंग वाइंडिंग का क्योंकि उसे गहराई में दबाया जाता है, रनिंग वाइंडिंग को गहराई में मतलब इस्टेब्लिश किया जाता है, इसलिए उसका इंडक्टेंस हाई और रेजिस्टेंस लो होता है। इंडक्टेंस उच्च होता है जिसके कारण उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अप्लाई वोल्टेज से लगभग 40 डिग्री लैगिंग होती है, ठीक है, 40 से 50 डिग्री क्या होती है, अप्लाई करंट, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अप्लाई वोल्टेज से लगभग 40 से 50 डिग्री लैगिंग होती है, जबकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस निम्न होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस कितना होता है, निम्न होता है, इसीलिए स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट अप्लाई वोल्टेज से लगभग 10 से 15 डिग्री लैग करती है। देखिए रनिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस उच्च था, ठीक है, अब जितना ज़्यादा हाई इंडक्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा करंट आपकी लैग करेगी, और जितना ज़्यादा कम इंडक्टेंस होगा उतनी ही कम करंट लैग करेगी। तो एक कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो, जितना अधिक इंडक्टेंस उतनी ही अधिक करंट लैग करेगी, और जितना कम इंडक्टेंस उतनी ही कम करंट लैग करेगी। तो इंडक्टेंस अपने लिए बेकार ही है इस प्रकार, ठीक है, जबकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस निम्न होता है, ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस निम्न होता है, ये मैंने आपको बता दिया।
इस प्रकार सिंगल फेज एसी सोर्स से दो फेज का प्रभाव उत्पन्न घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र। देखो एक तो लैग करा है 15 डिग्री, एक करा है 40 डिग्री, तो दो फेज में बढ़ गया, दो फेज में हो गए ना, एक स्टार्टिंग करंट एक मेन करंट। तो इन दो फेज के प्रभाव से ही मैं अपना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता हूं और मोटर स्वयं चालू हो जाती है। तो क्या आप समझे, जब तक आप स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को 90 डिग्री के फेज अंतर पर नहीं रखोगे, जब तक आप स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को 90 डिग्री के फेज अंतर पर नहीं रखोगे, तब तक आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होगा। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। दूसरा, जितना ज्यादा इंडक्टेंस हाई होगा उतना ज्यादा लैग करेगी करंट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, और जितना कम वोल्ट आपका इंडक्टेंस होगा, कम होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग का, उतना ही कम करंट लैग करेगी। ठीक है, चलिए स्टेटर वोल्टेज रनिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं का फेज आरेख दिखाया गया है। ठीक है, इसमें IM रनिंग वाइंडिंग की करंट और IS स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट थी। अब देखिए रनिंग वाइंडिंग की करंट, अब जो रनिंग वाइंडिंग की करंट थी और जो वोल्टेज के मध्य एंगल 15 डिग्री है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग और वोल्टेज के मध्य डिग्री लगभग 40 डिग्री, तो 40 और 15 का अंतर निकालेंगे, 25 डिग्री अधिक होता है। ठीक है, इस फेज अंतराल यानी कि जो 25 डिग्री का फेज अंतराल के कारण ही घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि आप बात समझ रहे हो, जब तक फेज में अंतर नहीं होगा, ठीक है, जब तक फेज अंतराल नहीं मिलेगा तब तक आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए स्टूडेंट्स कि एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को घुमाने के लिए, यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए आपको उसके बीच फेज अंतर, आपसे पूछ सकते हैं बताइए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? फेज अंतर। ठीक है, फेज अंतर सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखो 25 डिग्री का फेज अंतर मिल गया तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त हो जाएगी और हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच को बंद करके मोटर सिर्फ रनिंग वाइंडिंग पे ही चलने लगेगी। अब बात करते हैं स्पीड और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक की। ठीक है, इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता, फिर भी दो चार का मैं बता दूंगा। चित्र में स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक दिखाए गए। इस कर्व से क्या पता पड़ेगा कि मोटर स्टार्ट होते समय, जब मोटर स्टार्ट होगी तो दोनों वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फुल लोड टॉर्क का 150 से 200 गुना होता है। मतलब आप देखो कि जो उत्पन्न टॉर्क है, फुल लोड टॉर्क का 150 से 200 गुना आप देख रहे हो, मतलब कितनी स्पीड में इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है, कर्व में दिखाया गया है। इसके पश्चात क्यूआर स्थिति में सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन स्थिति में आ जाता है और मोटर रनिंग वाइंडिंग द्वारा आवश्यक टॉर्क प्रदान करने से मोटर चलती रहती है। मोटर चलते समय धारा की मात्रा फुल लोड करंट के 6 से 8 गुना अधिक होती है। देखिए अब ये मोटर है आपका, ठीक है, देखिए नॉर्मल कंडीशन है, गति 100% और टॉर्क है। नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ, ये देखिए, अब जो नॉर्मल कंडीशन में तो टॉर्क बहुत कम रहता है, ठीक है, ये देखिए, है ना, नॉर्मल कंडीशन में टॉर्क बहुत कम रहता है। अब स्टार्टिंग देखिए, जब स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग कनेक्ट है और इसमें फेज अंतर आपको मिल गया, जब स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग कनेक्ट है, फेज अंतर मिल गया, तो टॉर्क 150 से 200 गुना, देखो टॉर्क कितना अधिक टॉर्क प्राप्त हुआ स्टार्टिंग में। अब यहां पे क्या किया, जैसे ही आपने सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ किया, जैसे ही आपने सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ किया तो देखिए ये आपका टॉर्क कम हो गया। ठीक है, अब जो टॉर्क काम करेगा वो ये दोनों था स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के कारण, मगर बाद में ये जो आपका टॉर्क है ना, ये सिर्फ और सिर्फ रनिंग वाइंडिंग के कारण होने वाला टॉर्क है। ये देखिए फुल लोड तो यहीं पे आ गया, मगर देखो फुल लोड से भी कितना अधिक टॉर्क मिल रहा है। ठीक है, फुल लोड तो यहीं पे था, मगर फुल लोड से भी कितना अधिक टॉर्क मिल रहा है। सो आप ध्यान रखेंगे फेज स्प्लिटिंग मोटर में स्टार्टिंग तथा रनिंग वाइंडिंग के कारण टॉर्क उत्पन्न होता है कितना, स्टार्टिंग तथा रनिंग वाइंडिंग के कारण बहुत अधिक टॉर्क उत्पन्न होता है, और जब मोटर एक बार चलने लगती है तो सिर्फ और सिर्फ हमें बहुत ही कम टॉर्क की आवश्यकता होती है, जो कि रनिंग वाइंडिंग प्रोवाइड कर देती है। सो क्या ये आपको फेज स्प्लिटिंग मेथड अच्छे से समझ आया? देखिए डायग्राम बहुत ही आसान है, ठीक है, डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग मैंने आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करी है। टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, इसका ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ग्राफ आप लोग जरूर याद रखने का। ठीक है, चलिए सो देखिए 3 मेथड हमने आ रहे बताए थे मोटर को स्टार्ट करने के, फेज स्प्लिटिंग मेथड और उसकी टाइप्स क्या था, फेज स्प्लिटिंग इंडक्शन मोटर पढ़ लिया। अब है कैपेसिटर, कैपेसिटर के द्वारा मोटर के काफी टाइप थे, जो कि मैंने आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर वाले चैप्टर में बता दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में। चलिए उससे पहले हम लोग देखें कि जो भी हमने मोटर पढ़ी फेज स्प्लिट फेज, इस मोटर का टॉर्क सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाने पर केवल एक वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है, परंतु इस टॉर्क का मान दोनों वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न किए गए टॉर्क के लगभग बराबर ही होता है। ये मोटर लगभग 0.5 पूछ लेगा, फेज स्प्लिटिंग मोटर लगभग 0.5 हॉर्स पावर तक की क्षमता में बनाई जाती है, और पावर फैक्टर का मान 0.3 से 0.4 के बीच होता है। चलिए अब बात करें कि अगर फेज स्प्लिटिंग मोटर की आपको कनेक्शन, मतलब कि मोटर को विपरीत दिशा में घुमाना है, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, अगर उसे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना है तो क्या तरीके देखिए, इस मोटर की रनिंग अथवा स्टार्टिंग वाइंडिंग की कनेक्शन की दिशा परिवर्तित करके, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन को रनिंग वाइंडिंग में, और रनिंग वाइंडिंग के माने कि रनिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग कोई सी भी है, उसके कनेक्शन को आपस में बदल दो और उसकी रोटेशन की दिशा परिवर्तित हो जाएगी।
तो फेज स्प्लिटिंग मोटर में गति परिवर्तन करना एक बहुत ही आसान चीज़ है, आप आसानी से इसकी गति परिवर्तित कर सकते हो। तो सब लोगों को वीडियो अच्छे से विजिबल है ना, किसी को आई होप किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही। चलिए नेक्स्ट है आपका कैपेसिटर के द्वारा। सो बाय यूजिंग कैपेसिटर हम लोग किस तरीके से अपना मोटर बना सकते हैं, ठीक है। पहला था हमारा फेज स्प्लिटिंग हो गया, अब कैपेसिटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कैपेसिटर के प्रयोग द्वारा स्वचालित बनाया जा सकता है, ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कैपेसिटर के द्वारा भी यानी कि सेल्फ स्टार्ट बना सकते हो। आप कैपेसिटर के द्वारा सेल्फ स्टार्ट कैसे बनाएंगे, देखिए कैपेसिटर युक्त सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कैपेसिटर इंडक्शन मोटर कहा जाता है। यानी कि जब मैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर लगा दूंगा तो उसे सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर कहा जाता है, यानी कि सिंगल फेज कैपेसिटर इंडक्शन मोटर कहा जाएगा। अब देखिए ये काफ़ी टाइप की होती हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप की पढ़ेंगे हम लोग। तो बात करते हैं कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। इस प्रकार की मोटर का रोटर, जो रोटर है वो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की भांति स्क्वायरल केज प्रकार का है। यानी कि यहाँ से हम एक और चीज़ कह सकते हैं कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए। स्क्वायरल केज टाइप का होता है, इसके स्टेटर पर भी दो वाइंडिंग होती है जिसे कि रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कहती है, और ये दोनों वाइंडिंग भी लगभग 90 डिग्री, क्योंकि मुझे 90 डिग्री का फेज अंतर तो रखना ही पड़ेगा, जब तो मुझे फेज अंतराल प्राप्त होगा और मेरी रोटेशन प्राप्त होगा, ठीक है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज क्रम में एक कैपेसिटर भी कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे मोटर का पावर फैक्टर तथा टॉर्क स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा उच्च होता है। अब मैंने कैपेसिटर, आप लोग क्या पूछोगे, बोले सर आपने कैपेसिटर क्यों प्रयोग किया। देखिए यहाँ पे कैपेसिटर क्यों कनेक्ट किया, जिससे मोटर का पावर फैक्टर, सबसे पहली बात तो पावर फैक्टर बढ़ गया तथा टॉर्क भी बढ़ गया। पावर फैक्टर तथा टॉर्क स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में उच्च हो जाता है। कैपेसिटर के संयोजन की विधि के आधार पर कैपेसिटर इंडक्शन मोटर 3 प्रकार की होती है। कैपेसिटर इंडक्शन मोटर 3 प्रकार की होती है, देखेंगे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर तथा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अच्छा एक बात बता दूं आप लोगों को, जैसे आप लोगों के घर में जितनी भी मोटर है, कौन कौन सी मोटर की बात करेंगे, देखिए आपके घर में जो पंखे में मोटर लगी है, मिक्सी में लगी है, आपके कूलर में मोटर लगी है, ठीक है। आप घरों में अगर हैंड ब्लेंडर हो जो हाथ में पकड़ के चीज वो घुमाते रहते हैं, ठीक है, तो घरों में जितने भी मोटर है ना, पानी की मोटर, ये सभी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती हैं। ये सभी इंडक्शन मोटर देखो अभी एक एक करके आपको समझ आएगा, और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। सो जो भी अभी देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है, ग्रुपों में। ये क्लास अपलोड हो चुकी है, सभी लोग एक बार क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मोटर है हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। सबसे पहले हमारी मोटर है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। देखिए यहाँ देखिए ये आपकी क्या है, सिंगल फेज कनेक्शन दे दिया। यहाँ मैंने क्या एक एमसीबी टाइप कुछ भी लगा दिया। ये रही आपकी रनिंग वाइंडिंग, सबसे पहले रनिंग वाइंडिंग, फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग को मैंने कनेक्ट किया कैपेसिटर के साथ और कैपेसिटर को भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ। यानी कि जैसे ही मेरी मोटर चलना स्टार्ट कर देगी तो मैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा ये कैपेसिटर और रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों को हटा दूंगा। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर से मोटर को स्टार्ट करने का कार्य करता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर से मोटर को स्टार्ट करता है और उसके बाद वो हट जाता है। तो देखिए इसमें रनिंग वाइंडिंग को सीधे ही सिंगल फेज एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज क्रम में एक 60 से 120 माइक्रोफेरेड का। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ध्यान रखेंगे कैपेसिटर स्टार्ट नाम क्या, सिर्फ कैपेसिटर से स्टार्ट होगी। इसके सीरीज में 60 से 120 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर जो कि इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होता है। ये कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट टाइप का। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, जो आप लोगों के घर में पंखे में आपकी कैपेसिटर आपने देखा है क्या? पंखों में आपके कैपेसिटर वो सफेद रंग की डिब्बी होती है, ठीक है। क्या सबने कैपेसिटर देखा है? मैं आपको एक बार कैपेसिटर की फोटो दिखा देता हूं। चलिए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर, इस तरह के कैपेसिटर आपने आई होप जरूर देखे होंगे आपके घरों में। पंखे में चाहे आपकी मिक्सी वगैरह हो, मिक्सी तो क्या आपके जो फैन वगैरह है, कूलर के पंप वगैरह में देखिए ये कैपेसिटर होता है। घरों में जो इस्तेमाल किए जाने वाले कैपेसिटर होते हैं, पंखे में लगभग 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। और यहाँ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में मैं 60 से 120 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। कई बार तो आपके जो पानी की मोटर होती है वहाँ भी कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है। पानी की जो घर में मोटर होती है वहाँ भी कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए और दिखा दूँ कैपेसिटर एक यही तरीका नहीं है, ठीक है। छोटे कैपेसिटर देखिए ये भी क्या है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर में 2 टांगें होती हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता पड़ता है, एक को क्या करते हैं अपन छोटा कर देते हैं टांग को। देखिए ये छोटी टांग, ये बड़ी टांग, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। चलिए देखिए ये देखिए इस तरह के भी कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। इन तरह के भी कुछ कैपेसिटर हैं, ये देखिए सब ये क्या है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी और कैपेसिटर वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। किस तरह के कैपेसिटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो आपको कैपेसिटर दिख गए। चलिए अब ये जो मोटर है इसमें 60 से 120 माइक्रोफेरेड का
कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। और ये जो कैपेसिटर होता है ना, ये आपका कौन से टाइप का है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये कैपेसिटर होता है इलेक्ट्रोलाइट टाइप का, एवं इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक तो आप सब लोगों को अभी तक तो नॉर्मल बातें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब क्या है, ये आपका वोल्टेज है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे कैपेसिटर प्रयोग करा, कहाँ कैपेसिटर इस्तेमाल करा बताओ जल्दी से। कैपेसिटर का इस्तेमाल करा मैंने स्टार्टिंग वाइंडिंग में, कैपेसिटर का प्रयोग मैंने कहाँ किया, स्टार्टिंग वाइंडिंग में। अब क्या हुआ, इसमें इंडक्टेंस की मात्रा तो बिल्कुल कम हो गई। पहले क्या था, स्टार्टिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस बहुत कम था, जिस वजह से इसकी जो एंगल था मात्र 15 डिग्री था वोल्टेज और करंट के बीच में, वो लैग कर रहा था, वो भी क्या कर रहा था, लैग कर रहा था। मगर अब देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग में मैंने क्या लगा दिया, कैपेसिटर, तो उस वजह से इंडक्टेंस का इफेक्ट तो हो गया बिल्कुल कम। कैपेसिटर लगाते ही इंडक्टेंस का इफेक्ट बिल्कुल कम हो गया और कैपेसिटिव इफेक्ट आ गया। तो कैपेसिटर हमेशा लीड के लिए, कैपेसिटर क्या करता है, लीड करता है, ज्यादा जल्दी भगता है। तो देखिए स्टार्टिंग करंट अब लीड करेगी 20 डिग्री, स्टार्टिंग करंट अब वोल्टेज, अब देखो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ये आगे है ना, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में स्टार्टिंग करंट आ गया, तो ये 20 डिग्री लीड करेगी। और जो मेन वाइंडिंग थी वो तो लगभग 40 डिग्री के करीबन, 40 से 50 डिग्री, 60 डिग्री कितना भी हो सकता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में लगभग 70 डिग्री लैग करती है। और स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के अगर बीच में टोटल अंतर देखो तो देखो 90 डिग्री का फेज अंतर आपको दिखेगा। स्टार्टिंग कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में आपको स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग में फेज अंतर 90 डिग्री का दिखेगा, ठीक है। और टोटल जो इनकी परिणामी करंट है जो कि रोटर में फ्लो होगी वो आई दिखाई गई है। देखिए कैपेसिटर के लगाने से मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गया। सबसे पहली बात तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गया और मोटर लोड पर लोड लगाने पर भी स्टार्ट हो जाएगी। पावर फैक्टर भी बढ़ जाता है और 90 डिग्री का विद्युतिक अंतर भी स्थापित हो जाता है। ज्यादा बात नहीं देखेंगे। स्टार्टिंग के समय रनिंग वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, जो स्टार्टिंग के समय रनिंग वाइंडिंग में से जो करंट फ्लो होगी वो IM है, अप्लाई वोल्टेज से। स्टार्टिंग के समय रनिंग वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगी वो अप्लाई वोल्टेज से 70 डिग्री लैग होगी रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। रनिंग वाइंडिंग 70 डिग्री लैग करेगी। करंट के पिछड़ने का कोण रनिंग वाइंडिंग के रेजिस्टेंस तथा इंडक्टेंस पर। अब रनिंग वाइंडिंग की करंट 70 डिग्री क्यों पिछड़ी, लैग क्यों करी, क्यों, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के कारण, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के कारण। और स्टार्टिंग वाइंडिंग में से फ्लो होने वाली करंट सीरीज में जुड़े कैपेसिटर के कारण 20 डिग्री लीड करती है, 20 डिग्री लीड करती है। इस प्रकार रनिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगभग 90 डिग्री का फेज अंतर उत्पन्न हो जाता है। परिणाम स्वरूप मोटर का पावर फैक्टर तथा स्टार्टिंग टॉर्क, तो ध्यान रखेंगे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा होता है और मोटर पर अंकित रोटेटिंग गति का लगभग 75 प्राप्त करने पर, मान लो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है 1500 आरपीएम की, तो जैसे ही उसने 1500 आरपीएम है, तो मान लो जैसे उसने 1200 आरपीएम प्राप्त किया, वो क्या करेगा, उसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच को बंद कर देगा और मोटर सिर्फ रनिंग वाइंडिंग पे स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाएगी। अब बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, तो देखो उसी तरीके से है। स्टार्टिंग में देखो टॉर्क बहुत ज्यादा मिला, तो केवल स्टार्टिंग वाइंडिंग के द्वारा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मिला ना, उसके बाद ये स्विच के द्वारा ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो केवल रनिंग वाइंडिंग के द्वारा ये दिख रहा है। तो ये केवल नहीं, केवल स्टार्टिंग नहीं कहेंगे हम इसे, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग दोनों के द्वारा, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। केवल स्टार्टिंग वाइंडिंग कहना गलत होगा और बाद में सिर्फ रनिंग वाइंडिंग के द्वारा ये मोटर हमारी रन होगी। और यहाँ देखिए फुल लोड टॉर्क का लगभग 350 से, स्प्लिट फेज में कितना था 150 से 200 गुना, मगर यहाँ स्टार्टिंग के हमें जो टॉर्क है फुल लोड का लगभग 350 से 400 गुना मिलता है, जिससे कि मेरी स्टार्टिंग में मोटर आसानी से हो जाती है, ठीक है। सो ये था आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, जिसमें मैं सिर्फ स्टार्टिंग के समय कैपेसिटर कनेक्ट रखता हूँ, बाकी टाइम पे कैपेसिटर बंद रहता है। अब आएगा परमानेंट कैपेसिटर, मगर उससे पहले देख लेते हैं ये मोटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है। चलिए, सो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग टॉर्क की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है। कैपेसिटर मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा होता है। इस मोटर का रनिंग टॉर्क लोड में थोड़े परिवर्तन के लिए स्वयं ही एडजस्ट हो जाता है, यानी कि जैसे आप लोड में चेंज करोगे अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ये मोटर है उच्च प्रारंभिक टॉर्क के लिए अप्लाई की जाती हैं। ये जितनी भी मोटर है ना हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए प्रयोग की जाती हैं। और इनकी डायरेक्शन में अगर आप बोले परिवर्तन कैसे करना है, तो या तो आप रनिंग वाइंडिंग या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन चेंज कर दो। सो जिस प्रकार स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के आप डायरेक्शन की दिशा रनिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन चेंज करके करते थे, उसी प्रकार कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के भी आप कनेक्शन चेंज कर सकते हैं। सो क्या आप लोगों को कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और स्प्लिट फेज मोटर समझ आ गया? आप लोग क्या समझ नहीं आया ना, बहुत बारीकी से और बहुत ईजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ, दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, है ना। चलिए, सो अब हमारा है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ठीक है। अभी परमानेंट कैपेसिटर मोटर पता है कौन सी है? देखो यहाँ कैपेसिटर 2 से 2.5 माइक्रोफैराड, यानी कि जो आपके घरों में पंखा है ना, उसमें कौन सी मोटर होती है? परमानेंट कैपेसिटर मोटर। देख लेना खोल के एक बार पंखा, ठीक है, खराब जरूर हो जाएगा, मगर पुराना पंखा देख लेना कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर लगभग 2 से 2.5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है और ये घरों में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, अब हम देखेंगे परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो परमानेंट कैपेसिटर
कैपेसिटर स्टार्ट तथा परमानेंट कैपेसिटर मोटर में मुख्य अंतर क्या होता है कि स्थायी कैपेसिटर मोटर में कैपेसिटर परमानेंट, अभी हमने क्या देखा था कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में, जैसे ही मेरी मोटर 75% स्पीड, जैसे ही मेरी मोटर 75% स्पीड अचीव कर लेती है उसके बाद मैं क्या करता हूं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच की मदद से कैपेसिटर को हटा देता हूं। लेकिन परमानेंट कैपेसिटर मोटर में स्विच नहीं हटेगा, अगर मोटर अपनी फुल स्पीड अचीव कर ले फिर भी ये स्विच कनेक्ट रहेगा स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ। तो ये स्थायी कैपेसिटर मोटर में कैपेसिटर स्थायी रूप से स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है और सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग, यानी कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर में मैं किसी भी तरह के सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं करने वाला। ठीक है, खुश हो, अब तो कोई भी स्विच का प्रयोग नहीं कर रहा। चलिए, और यहाँ जो कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है वो 2 से 2.5 माइक्रोफेरेड का होता है और यह मोटर 2 फेज मोटर के समान ही चलती है ना। अब 2 से 2.5, भले सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है फिर भी ये 2 फेज मोटर की समान ही कार्य करेगी। स्थायी यानी कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर का रनिंग तथा स्टार्टिंग टॉर्क कम होने के कारण अब इसका टॉर्क थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो यह मोटर धीरे धीरे चलकर स्पीड पकड़ती है और तथा 80% गति पर यह अधिकतम टॉर्क, यानी कि जब मोटर 80% अपनी स्पीड अचीव कर लेगी तभी इसे मैक्सिमम टॉर्क प्रदान करती है। चलिए नीचे देखते हैं इसका डायग्राम। देखिए डायग्राम में अब आप बोलो कि सर यहाँ रनिंग वाइंडिंग थी, पहले तो आपने स्टार्टिंग वाइंडिंग यहाँ की थी, अब यहाँ कैसे कर दी? कोई बात नहीं, यहाँ करो, बात तो एक ही है। ठीक है, आपने यहाँ का यहाँ कर दिया ना, कंफ्यूज कोई भी नहीं होगा। ध्यान रखना कि सर स्टार्टिंग वाइंडिंग पहले तो सर आपने यहाँ बनाई थी, अब सर यहाँ कैसे बना दी? तो कोई फर्क नहीं है, आप चाहे यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, कोई फर्क नहीं है। देखिए अब सेंट्रीफ्यूगल स्विच की जगह हमने सिर्फ एक कैपेसिटर इस्तेमाल किया, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया गया है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं किया गया है। 2 से 3 माइक्रोफेरेड का आप कैपेसिटर इस्तेमाल कर सकते हो जो कि 220 या 240 वोल्ट पर ही ऑपरेट होता है। चलिए वर्किंग, तो इसकी कार्यप्रणाली पूरी की पूरी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के समान ही होती है। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के समान ही वर्किंग है। इस मोटर का फेजर डायग्राम की अगर बात करें, देखिए अब आप बोलोगे देखो ये वोल्टेज स्टार्टिंग करंट नीचे आ गई। अब बोलो सर स्टार्टिंग करंट इतनी नीचे कैसे आ गई? स्टार्टिंग करंट इतनी नीचे, तो दोस्तों इस पर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में मैंने जो कैपेसिटर प्रयोग किया था वो 60 से 75 माइक्रोफेरेड था, है ना, 60 से 75 माइक्रोफेरेड था और यहाँ सिर्फ 2 से 3 माइक्रोफेरेड है, इसीलिए यहाँ पे जो लीडिंग इतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं हो पाता। ठीक है, इसीलिए हमें इतना ज़्यादा लीडिंग ग्राफ नहीं मिलता करंट का, स्टार्टिंग करंट का। देखिए IS स्टार्टिंग करंट तथा IM रनिंग वाइंडिंग की करंट है, V अप्लाई वोल्टेज है, φm तथा φsh अप्लाई वोल्टेज से रनिंग वाइंडिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग के मध्य फेज कोण है। IS तथा IM के मध्य फेज एंगल φ कम होने से स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होता है। अब देखिए ये जो स्टार्टिंग करंट है, अब स्टार्टिंग करंट लैग करने लग गई ना दोबारा से, तो इनके बीच का फेज अंतर कम है, इसीलिए मोटर को टॉर्क भी कम मिलेगा। और पहले देखिए यहाँ पे थी स्टार्टिंग करंट तो 90 डिग्री का फेज अंतर मिल रहा था, इसीलिए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का टॉर्क बहुत ज्यादा होता है। क्यों? जितना ज्यादा फेज अंतर उतना ज्यादा टॉर्क। यहाँ पे फेज अंतर कम है इसीलिए मुझे टॉर्क भी कम प्रोवाइड हुआ है। तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर देखिए ना, तो घरों में पंखे तो ना भाई एकदम जू 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 शक्तिमान की तरह एकदम, है ना, जाओ 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 जाओ, है ना, शक्तिमान की तरह तो ना घूमते हैं, वो आराम आराम से घूमता है। क्यों? क्योंकि उसमें टॉर्क कम होता है, टॉर्क कम डेवलप होता है। अब टॉर्क क्यों डेवलप होता है? क्योंकि हमारा कैपेसिटर बहुत ही कम रेटिंग का इस्तेमाल किया गया है ना। चलिए अब इसकी वेवफॉर्म की बात करें तो देखो अभी टॉर्क आ गया ना अपनी लाइन पे, धीरे धीरे टॉर्क डेवलप होगा और जैसे ही 80% गति, देखो मान लो यहाँ 80% गति अचीव करी, उसके बाद टॉर्क हमें मैक्सिमम प्राप्त होगा। देखो यहाँ मैक्सिमम हुआ और फिर वही धीरे धीरे टॉर्क अपनी धीरे धीरे वही गति पर आ जाएगा। जब 100% आपको गति मिल जाएगी तो नॉर्मल टॉर्क रहेगा, ज़्यादा टॉर्क की जरूरत नहीं है, रनिंग वाइंडिंग के थ्रू ही चलता रहेगा। विशेषता क्या है? इस प्रकार की मोटर का स्टार्टिंग तथा रनिंग टॉर्क अत्यधिक कम होता है। इसका मूल्य सामान्य रेटिंग की कैपेसिटर मोटर की तुलना में कम होता है, मूल्य बहुत कम होता है। ठीक है, देखो पंखा भाई साहब 1000-1200 में आ जाता है। अब पंखड़ी, कैपेसिटर, वायर कितना कुछ होता है उसमें। अब नॉर्मल आप मोटर खरीदने जाओगे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, वो आएगी 2-3 हज़ार की, और पंखा आपका 600-700 में भी आ जाता है ना। तो इस मोटर की तुलना, ये मोटर अन्य मोटर की तुलना में कम कॉस्टली होती है। स्टार्टिंग टॉर्क कम होने के कारण इस मोटर का प्रयोग केवल ऐसे कार्यों में किया जाता है जहां पर अधिक स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता न हो। अब बात करें कि इस प्रकार की मोटर में घूर्णन दिशा, रनिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन की दिशा, या तो आप रनिंग वाइंडिंग की कनेक्शन बदल दो या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन बदल दो। आप इन दोनों में से कोई भी एक मेथड का प्रयोग करके आसानी से इसके स्पीड में, गति में, यानी कि क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो। सो क्या आप सभी लोगों को कमेंट करके बता दे रहे हैं? ठीक है, कभी भी कोई भी डाउट हो ना तो मैं आपको बाद वाली वीडियो बना के समझा दूंगा। सो क्या सभी लोगों को कैपेसिटर स्टार्ट मोटर समझ आया? और उसके बाद परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर कहाँ इस्तेमाल की जाती है? हमारे घरों में जो पंखे लगते हैं ना, वहाँ बाद में आएगा एप्लीकेशन, वहाँ आपको अच्छे से समझाया जाएगा। चलिए
अब नेक्स्ट है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, यानी कि कैपेसिटर से स्टार्ट होगी और कैपेसिटर से ही रन होगी। यानी कि एक कैपेसिटर तो स्टार्टिंग के टाइम में आएगा, उसे मैं हटा दूंगा, और एक कैपेसिटर रनिंग के समय प्रयोग किया जाएगा। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको समझते हैं। देखिए, इस प्रकार की मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में दो पैरेलल कैपेसिटर, अब दोनों कैपेसिटर कहाँ आएंगे? स्टार्टिंग वाइंडिंग में। ध्यान रखना, दोनों कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग में ही आएंगे। C1 तथा C2 प्रयोग किए जाएंगे, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। पहला कैपेसिटर जो होगा C1 वो 10 से 20 माइक्रोफैराड का होगा केवल स्टार्टिंग के समय, यानी कि C1 कैपेसिटर का प्रयोग सिर्फ स्टार्टिंग वाइंडिंग के समय करेंगे, है ना, स्टार्टिंग के समय कार्य करता है। और जो आपका C2 है, जो आपका C2 है वो क्या करेगा? देखिए, मोटर द्वारा पूर्ण गति का 75% भाग प्राप्त लेने पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच के ऑफ हो जाने से परिपथ से बाहर हो जाता है। और दूसरा कैपेसिटर C2 जो कि 2 से 2.5 माइक्रोफैराड का है, मोटर के रोटेशन काल में स्टार्टिंग वाइंडिंग में कनेक्ट रहता है। तो कौन सा कैपेसिटर कनेक्ट है, कौन सा नहीं है? देखिए, ये देखिए आपका सिंगल फेज सप्लाई, रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग कर दी। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में दो कैपेसिटर प्रयोग कर दिए, C1 तथा C2। C1 आपका जो है 10 से 20 माइक्रोफैराड का है और C2 आपका 3 माइक्रोफैराड का है, 2 से 2.5 माइक्रोफैराड का है, ठीक है। अब सॉरी, ये जो है ना C1, ये गलत लिख दिया इन्होंने, 10 से माइक्रोफैराड का है मान लो। अब जब मोटर रन करेगी तब ये दोनों कैपेसिटर कनेक्ट रहेंगे और ये हाई टॉर्क प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे? हमें हाई टॉर्क प्रोवाइड कर देंगे। अब जैसे ही मेरी मोटर लगभग 75% स्पीड अचीव कर लेगी तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा मैं C1 कैपेसिटर को, C2 कैपेसिटर है उसको, C1 कैपेसिटर है जो भी, उसे अलग कर दूंगा और फिर मेरी मोटर स्टार्टिंग वाइंडिंग C1 कैपेसिटर के थ्रू चलती रहेगी। जो C1 कैपेसिटर है जो 10 माइक्रोफैराड का है उसे तो मैं हटा दूंगा 75% स्पीड पे, और C2 कैपेसिटर जो 2 से 2.5 माइक्रोफैराड का है वही रनिंग कंडीशन में हमेशा मेरे साथ, है ना, साथ निभाना, साथिया। कैसे? दूसरा वाला कैपेसिटर है वो हमेशा साथ निभाएगा, 7 जन्म का साथ दिया उसने, ठीक है, 7 जन्म तक साथ रहने का साथ दिया है, तो वो लगभग 2.5 माइक्रोफैराड का सेकंड कैपेसिटर काम में लेगा। चलिए, डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। ये स्टेटर की वाइंडिंग और ये रोटर की वाइंडिंग। अब देखो, हमने क्या, ये चौथे नंबर की मोटर है, तो अब थोड़ा थोड़ा क्या है, अपन को सारी चीजें आसान होने लगी है। वर्किंग भी वही है, कुछ नहीं है। देखिए, यह मोटर स्टार्टिंग में C1 तथा C2 कैपेसिटर के साथ हाई स्टार्टिंग टॉर्क और हाई पावर फैक्टर पर चालू होती है। रनिंग के समय उच्च मान का कैपेसिटर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा सर्किट से बाहर हो जाता है, ठीक है। जैसे ही रनिंग होगी तो जो हाई वैल्यू का 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा सर्किट से बाहर हो जाता है और छोटे मान के कैपेसिटर के द्वारा मोटर चालू रहती है। तो इस प्रकार रनिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर लगे होने के कारण रनिंग वाइंडिंग में IM जो करंट है वोल्टेज से कम डिग्री पर, अब क्योंकि रनिंग वाइंडिंग में भी कैपेसिटर कनेक्ट है इसीलिए जो लैगिंग करंट है वोल्टेज से वो कम हो जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में मैंने दो कैपेसिटर कनेक्ट करे, अब 2.5 की जगह 10 माइक्रोफैराड आ गया तो वही स्टार्टिंग करंट दोबारा से लीड करने लगी। अब क्योंकि रनिंग वाइंडिंग में भी ये कैपेसिटर कनेक्ट है C2, इसलिए क्या हुआ, इसका भी एंगल थोड़ा कम हो जाएगा, इसका जो लैग करने का एंगल है वो कम हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में देखो 90 डिग्री का फेज अंतराल मिला, और जैसे ही मुझे फेज अंतराल मिला मेरे दो फेजों में बढ़ गई और मेरी मोटर घूमना स्टार्ट कर देगी। आज हिचकी बहुत ज़्यादा आ रही है भैया, कौन स्टार्ट याद कर रहा है इतना ज़्यादा यार। चलिए, सो डायग्राम भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करें अगर इसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक की, तो देखिए ना, सबसे पहले 300 से 400 गुना टॉर्क मिला, हाई टॉर्क, फिर सेंट्रीफ्यूगल स्विच बंद करा तो केवल हमें कम टॉर्क मिलेगा और वो धीरे धीरे वो टॉर्क भी कम होता जाता है। तो ये इस टॉर्क व कैरेक्टरिस्टिक में इतने ध्यान देने वाली बात है नहीं वैसे, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि जो मैं बताता हूँ वही सही होता है, ठीक है, गुरुजी ने जो कहते हैं वही सत्य वचन है। कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग टॉर्क से 3 गुना अधिक उच्च होता है। इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग टॉर्क से 3 गुना उच्च होता है। स्टार्टिंग तथा रनिंग वाइंडिंग दोनों ही काल में पावर फैक्टर का मान, चाहे वो स्टार्टिंग के टाइम पे और रनिंग टाइम पे, दोनों ही पावर फैक्टर का मान उच्च रहता है। यह मोटर 25% अधिक लोड पर भी पूरी, यानी कि मान लो 100 किलो की जगह अगर 125 किलो भी रख दिया ना तो मोटर को कोई तकलीफ नहीं होगी, भाई साहब बिना किसी चीज़ के काम कर जाएगी। और अगर आपको इस मोटर के भी कनेक्शन चेंज करने हैं तो आप लोग स्टार्टिंग या रनिंग वाइंडिंग किसी में भी एक के कनेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार कैपेसिटर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर समाप्त हो गया। कैपेसिटर जो मेथड है, ठीक है, उसमें भी मैंने 3 टाइप पढ़े। सबसे पहले परमानेंट कैपेसिटर स्टार मोटर, जिसमें मैंने कैपेसिटर था हाई रेटिंग का 60 से 70 माइक्रोफैराड का था, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा हाई टॉर्क मिल रहा था, ठीक है, लगभग 350 से 400 गुना। फिर मैंने पढ़ा परमानेंट कैपेसिटर मोटर, जिसमें मैंने 2 से 2.5 माइक्रोफैराड का इस्तेमाल किया और मुझे बहुत ही कम टॉर्क मिला। तो कम टॉर्क के लिए ये मोटर प्रयोग की जाती है।
तीसरा था कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, जो मैंने अभी अभी पढ़ा। इसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क था, हाई पावर फैक्टर होता है। दो कैपेसिटर होते हैं, एक 10 माइक्रोफैराड का जो कि स्टार्टिंग के समय काम में लिया जाता है, बाद में हटा दिया जाता है। दूसरा 2 से 2.5 माइक्रोफैराड का जो कि रनिंग वाइंडिंग के साथ भी काम में रहता है। सो देखिए शॉर्ट में हम लोगों ने तीनों चीजें पढ़ ली। चलिए अब नेक्स्ट जो है शेडिंग पोल मेथड। शेडिंग पोल मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी मोटर आती है और किस प्रकार से इसे काम में लिया जाता है। देखिए जिस प्रकार स्प्लिट फेज में मैंने उसे स्प्लिट कर दिया था, उसी प्रकार देखिए शेडेड पोल में भी कुछ करते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए इस विधि में पोल के सिरों पर रिंग स्थापित, जो आपके पोल होते हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है ना, 3 पोल की मशीन 4 पोल की मशीन, पोल के साथ रिंग स्थापित करके उन्हें विभक्त कर दिया। अब जैसे मान लो ये आपके पोल है, अब इन पोल को क्या है एक छोटी सी रिंग लगा के विभक्त कर दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, इस मोटर में एक स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न हो जाता है, विभक्त करने से एक स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न हो जाता है जो कि मोटर को चालू कर देता है। तो शेडेड पोल में मोटर में, ठीक है, शेडिंग पोल मेथड का उपयोग शेडेड पोल मोटर में करते हैं। शेडिंग पोल मेथड का उपयोग शेडेड पोल मोटर में करते हैं। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे शेडेड पोल मोटर, ठीक है, और इसके बाद हमारी अन्य जितनी भी मोटर है वो पढ़ेंगे। चलिए अब बात करें यदि शेडेड पोल मोटर की, तो मैंने पढ़ लिया ना, इसमें जो पोल है आप इसमें रिंग लगा के 2 भागों में से विभक्त कर दिया जाता है। देखिए शेडेड पोल मोटर को व्यापारिक रूप से बहुत कम हॉर्स पावर वाली, ठीक है, तो बहुत कम हॉर्स पावर की जो मोटर है वहां पे शेडेड पोल। अब आप बोलो सर शेडेड पोल, घरों में जो मोटर देखिए छोटी छोटी और छोटे छोटे, आपने बचपन में प्रैक्टिकल बनाए होंगे, वहां कौन सी मोटर होती है, शेडेड पोल। छोटे छोटे प्रैक्टिकल बनाए होंगे ना, पवन चक्की वाला, छोटी छोटी मोटर, खेल खिलौने जो बनाते रहते हो, वहां पे कौन सी मोटर प्रयोग करते हो, शेडेड पोल। तो ये बहुत कम एचपी की बनाई जाती है। इसकी संरचना इस प्रकार की मोटर का रोटर स्क्वायरल के इस टाइप का होता है। स्टेटर का प्रत्येक पोल एक खांचे के द्वारा 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। अब देखो इसका पोल पता है कैसे होता है, देखो इस प्रकार का होता है, ठीक है, एक बड़ा हिस्सा होता है, एक छोटा हिस्सा होता है। छोटे हिस्से पे अपन रिंग लगा के इसे 2 हिस्सों में विभक्त कर दिया जाता है, जिसमें से एक बड़ा भाग होता है और एक छोटा भाग होता है, ठीक है। दूसरा छोटा भाग होता है बड़े भाग का 1/3, ठीक है, बड़े भाग का, यानी कि टोटल 3/3 में बांट दिए से, तो 2/3 हिस्सा तो बड़े पोल के पास होता है और 1/3 हिस्सा छोटे पोल के पास होता है। बड़ा भाग उसे कहते हैं सेलिएंट पोल, ठीक है। देखिए तो ये जो बड़ा भाग है ना, इसे क्या कहेंगे, सेलिएंट पोल, तथा छोटे भाग को शेडेड पोल। नाम कैसे पड़ा, शेडेड पोल, और यहाँ पे एक तांबे की रिंग डाल दी जाती है। तो बड़े भाग को सेलिएंट पोल तथा छोटे भाग को शेडेड पोल। था तो ये एक्चुअल में एक पोल, अब इसे 2 भागों में बांट दिया, तो बड़े भाग को सेलिएंट पोल तथा छोटे भाग को शेडेड पोल नाम दिया गया। मुख्य वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग सेलिएंट पोल पर स्थापित की जाती है, तथा शेडेड पोल पर, जो मेन वाइंडिंग है ना, वो शेडेड पोल पर, सेलिएंट पोल पर तथा शेडेड पोल पर मोटे तार की एक शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग स्थापित की जाती है। देखिए ये है आपकी मोटर, शेडेड पोल है, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है। देखिए जो मेन वाइंडिंग है सिंगल फेज, ये कहाँ करी, ये जो मोटा वाला हिस्सा है ये, और छोटे से पे क्या करा, एक छोटा सा तार लिया तांबे का और ये सब जगह बांध दिया। छोटा सा तांबे का तार लेके देखिए यहाँ पे क्या है, एक छोटी सी रिंग बना दी, छोटी सी रिंग बना दी, देख रहे हो। तो ये होती है शेडेड पोल, और ये जो बड़े पोल होते हैं ये होते हैं सेलिएंट पोल, जहां पर आप मेन वाइंडिंग। आपसे पूछ सकता है बताइए शेडेड पोल मोटर में मेन वाइंडिंग कहाँ की जाती है, सेलिएंट पोल पर, तथा शेडेड पोल पर एक छोटी सी कॉपर की रिंग लगा दी जाती है। वर्किंग, ठीक है, ज्यादा कोई ऐसा वर्किंग में खास नहीं, देख लिए। जब मेन मोटर स्टेटर वाइंडिंग को सिंगल फेज एसी सोर्स से कनेक्ट करती है, जब मुख्य स्टेटर वाइंडिंग को सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, तो वो अपना चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगा, और फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार शेडेड पोल वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। अब ये शेडेड पोल, ये जो शेडेड पोल अलग से हो गया ना, अब ये भी स्वयं का चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगा, और लेंस के नियमानुसार शेडेड पोल का चुंबकीय फ्लक्स शेडेड पोल के चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करेगा, और इसी विरोध के कारण आपके रोटर घूमने लगेगा, ठीक है। इसी विरोध के कारण मोटर मेरा रोटर घूमने लगेगा। देखिए चुंबकीय अक्ष का खिसकना वैसा ही प्रभाव उत्पन्न करता है जैसा कि पॉलीफेज एसी सोर्स से कनेक्ट स्टेटर उत्पन्न करता है। इस प्रकार रोटर मेरा घूमने लगता है, और रोटर का घूर्णन सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर होता है। यानी कि देखो ये तो बड़ा वाला हिस्सा हो गया, और ये आपका हो गया छोटा वाला हिस्सा, ठीक है। तो सेलिएंट से, ये सेलिएंट से शेडेड पोल की तरफ आपकी मोटर घूमेगी। तो मोटर की डायरेक्शन सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की तरफ होती है। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा फर्क नहीं है, टॉर्क बढ़ा हुआ प्राप्त होता है अपन को, तो देख लीजिए, ठीक है। गति बढ़ने के साथ साथ आपका टॉर्क बढ़ता है। ये है सेलिएंट शेडेड पोल मोटर का टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। अब देख रहे हो आपको मैंने 5 से 6 मोटर करा दी, तो कितना जल्दी जल्दी हम लोग करने लगे, ठीक है। अब तो आप इतने एक्सपर्ट हो गए हो कि अगर आप खुद से पढ़ोगे ना तो भी कर लोगे, मगर चिंता नहीं करनी, ठीक है। मैं बैठा हूं और मैं आपका पूरा कंप्लीट करूंगा। सो दोस्तों यहां तक हमने अलग अलग मेथड पढ़ लिए। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कहां से हमने आज स्टार्ट किया था। देखिए
विविध एकल फेज एसी मोटर की स्टार्टिंग एवं रनिंग की विभिन्न विधियां। तो फेज स्प्लिटिंग हो गया, कैपेसिटर के प्रयोग द्वारा हो गया और शेडिंग पोल के द्वारा भी हो गया। अब अलग अलग तरह की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो आता है यूनिवर्सल मोटर आता है, ठीक है। शेडेड पोल की देख लो, 3 वाट से 125 वाट तक बनाई जाती है, ठीक है, जो हम लोग नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको ध्यान रखनी है, मैं बताना भूल गया, चेंज द रोटेशन डायरेक्शन। अब सभी देखो, फेज स्प्लिट और कैपेसिटर मोटर के तो एक ही नियम था, रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग किसी के भी कनेक्शन बदल दो, पर यहाँ पे क्या है, सामान्य प्रकार की शेडेड पोल में रोटेशन दिशा सीलेंट पोल से शेडेड पोल की ओर होती है और इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। नॉर्मल कंडीशन में आप परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर आपको रोटेशन की दिशा बदलनी है, तो दोहरे शेडेड पोल या दोहरे सेलेंट पोल वाली वाइंडिंग बनानी पड़ेगी। अब दोहरा क्या होता है, देखो जैसे कि ये तो गया सेलेंट पोल, अब आपको 2 शेडेड पोल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 2 शेडेड पोल अगर आप बना दोगे तो रोटेशन की दिशा को परिवर्तित कर सकते हो, इसके बिना आप रोटेशन की दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, आपको ध्यान देंगे। चलिए अब आएगा यूनिवर्सल मोटर। तो क्या किसी को पता है कि यूनिवर्सल मोटर कहाँ काम आती है? अगर आपको आता है तो आप मुझे अभी कमेंट करके बता दें, ठीक है, या फिर अपने मन में रखें। यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल देखिए, जो आपके घरों में मिक्सी में मोटर है ना, वो यूनिवर्सल मोटर है, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर की कुछ खासियतें, सबसे पहली बात तो एसी व डीसी दोनों में इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी स्पीड और टॉर्क इसका टॉर्क बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए इसकी स्पीड देखा मिक्सी कितनी तेज चलती है, अपने घर में मिक्सी देखिए कितनी तेज चलती है, तो वो यूनिवर्सल मोटर ही होती है। तो वह एकल फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो एसी तथा डीसी दोनों पर लगभग समान गति से कार्य करे, यूनिवर्सल मोटर कहलाती है। यूनिवर्सल मोटर का चित्र ए में तथा इसके कनेक्शन का डायग्राम बी में दर्शाया गया है। इसकी संरचना के प्रमुख भाग, इसमें सब कुछ होता है, वही आर्मेचर, फील्ड, स्टेटर, रोटर, लेमिनेटेड कोर, फ्रेम, शाफ्ट, ब्रश इत्यादि। ये मोटर की सबसे खासियत ये हाई टॉर्क उत्पन्न करती है। इसकी संरचना, अब बताओ हाई टॉर्क कौन सी मोटर का होता था? डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क हाई होता था। तो यूनिवर्सल मोटर की संरचना लगभग डीसी मोटर के समान ही होती है और इसे एसी अथवा डीसी किसी भी सप्लाई से चलाया जा सकता है। तो कंस्ट्रक्शन की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो कम्यूटेटर, ब्रश, शाफ्ट, आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग सब एक समान ही है। अब डायग्राम देखेंगे। अब सिंगल फेज सप्लाई है, तो मैंने क्या करा, फेज स्प्लिट प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि फेज में अंतर देने के लिए ये मेन वाइंडिंग यानी कि रनिंग वाइंडिंग, और मोटर के साथ मैंने क्या करा, कैपेसिटर। ये मोटर मान लो ये एक रोटर है, ये मेनली क्या है, रोटर है घूमने वाला, इसके साथ मैंने एक कंपेंसेटिंग वाइंडिंग कनेक्ट कर दी। यूनिवर्सल मोटर को एसी सीरीज मोटर भी कहा जाता है। डीसी सीरीज मोटर को एसी से ऑपरेट करने के लिए, अब डीसी सीरीज मोटर को एसी से चलाना है आपको मान लो, तो क्या क्या कनेक्शन करने पड़ेंगे, देखिए। फील्ड तथा आर्मेचर को सिलिकॉन स्टील की लेमिनेट पत्तियों से बनाई जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग में, जो आर्मेचर की वाइंडिंग है उसमें लपेटों की संख्या बढ़ा दी जाए, जिससे मोटर का पावर फैक्टर तथा टॉर्क सुधर जाए। थर्ड है आर्मेचर वाइंडिंग है सीरीज में कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है इसके प्रयोग से। अब क्योंकि अगर डीसी वाइंडिंग में इस्तेमाल कर रहा हूं तो आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट होना लाजमी है, तो इसीलिए आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कम करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग वहां पे भी की थी, आपको ध्यान होगा डीसी मोटर के केस में। कम्यूटेटर पर हाई रेजिस्टेंस वाले कार्बन ब्रश प्रयोग किए जाएंगे ताकि कम्यूटेटर पर स्पार्किंग ना हो। स्टेटर में इंटरपोल प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, स्टेटर में इंटरपोल प्रयोग किए जाते हैं और उन्हें आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जिससे मोटर का कम्यूटेशन, तो कम्यूटेशन सुधारने के लिए मैंने इंटरपोल लगाए थे, आपको ध्यान है कम्यूटेशन मेथड में, और आर्मेचर रिएक्शन के लिए कंपेंसेशन वाइंडिंग लगाई थी। आर्मेचर तथा फील्ड के बीच में एयर गैप को यथासंभव कम किया जाता है, जिससे अच्छे से कार्य करे। अब देखेंगे यूनिवर्सल मोटर की वर्किंग किस प्रकार होती है। तो यूनिवर्सल मोटर का सिद्धांत उसी प्रकार है जिस प्रकार से आपकी डीसी सीरीज मोटर कार्य करती है, अर्थात अब आपको डीसी सीरीज मोटर पता है ना, स्टेटर तथा आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आर्मेचर में टॉर्क उत्पन्न होगा, और इस मोटर को चाहे डीसी से ऑपरेट किया जाए या एसी से, प्रत्येक दशा में एक ही दिशा में कार्य करने वाला, चाहे आप इसे एसी सप्लाई दीजिए चाहे डीसी सप्लाई दीजिए, प्रत्येक दिशा में जो टॉर्क उत्पन्न होगा वो एक ही डायरेक्शन का होगा, ठीक है। टॉर्क चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, यानी कि सप्लाई कोई सी भी हो, एसी डीसी, टॉर्क हमेशा एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। जब आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जब आर्मेचर को फील्ड वाइंडिंग से सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये सीरीज मोटर हो गया, तब क्षेत्र उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं आर्मेचर द्वारा उत्पन्न रेखाओं से प्रतिक्रिया करती है और आर्मेचर घूमने लगता है। यह नियम एसी तथा डीसी दोनों के लिए लागू होता है, चाहे एसी मोटर हो चाहे डीसी मोटर हो, दोनों के लिए नियम लागू रहेगा। स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए ये टॉर्क है, ही गति है, तो जैसे जैसे गति, अब स्टार्टिंग में क्या है, बहुत ज्यादा गति मिलती है, तो जैसे जैसे गति कम होती जाएगी वैसे वैसे स्पीड बढ़ती, टॉर्क बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे गति कम होगी टॉर्क बढ़ेगा।
यूनिवर्सल मोटर एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की धाराओं पर ऑपरेट की जा सकती है। एसी तथा डीसी दोनों के लिए डायग्राम दिखाया गया है। देखो डीसी के लिए क्या है, टॉर्क इतना भी ज्यादा कम नहीं होगा, मगर एसी के लिए टॉर्क यानी कि डीसी पे गति इतनी भी कम नहीं होगी, मगर एसी पे गति धीरे धीरे, जैसे जैसे गति कम करोगे वैसे वैसे ही आपका टॉर्क बढ़ेगा। ठीक है, जितनी गति कम रखोगे टॉर्क उतना ही अधिक होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। विशेषताएं, यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन गति लोड के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, लोड के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि n इज प्रोपोर्शनल टू 1/2 लोड, यानी कि अगर मैं लोड बढ़ाऊंगा तो स्पीड कम होगी और लोड अगर कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी। अर्थात फुल लोड पर कम तथा शून्य लोड पर अधिकतम गति होती है। इस प्रकार की मोटर को शून्य लोड पर, कभी भी ये मोटर जीरो लोड पर नहीं चलाएंगे, क्योंकि शून्य लोड पर इसकी घूर्णन गति भयानक रूप से बढ़ सकती है। यूनिवर्सल मोटर लो फ्रिक्वेंसी पर भी आराम से काम करती है। भारत में इसे 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर काम में लिया जाता है। ठीक है, भारत में यूनिवर्सल मोटर 50 हर्ट्ज तक काम करती है। बात करें यूनिवर्सल मोटर की रोटेशन की, तो या तो आर्मेचर के कनेक्शन चेंज करो या स्टेटर के, इस प्रकार हम आसानी से इसकी रोटेशन की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। रोटेशन का स्पीड कंट्रोल करना है। अब स्पीड कंट्रोल करोगे तो करंट कंट्रोल करो। करंट को कैसे कंट्रोल करेंगे, रियोस्टेट लगाकर। तो इसके मोटर के सीरीज क्रम में या फिर फील्ड वाइंडिंग के साथ हम लोग क्या करेंगे, एक रियोस्टेट कनेक्ट करके इसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, इन विधियों के अतिरिक्त मिक्सर ग्राइंडर आदि में थायरिस्टर युक्त इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के द्वारा भी यूनिवर्सल मोटर की स्पीड, मिक्सी में देखा है वो बटन, वो क्या है, थायरिस्टर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिससे आप स्पीड कंट्रोल करते हैं। ये चीज क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब यूनिवर्सल मोटर की ब्रेकिंग प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग विभिन्न प्रकार के हस्त औजारों में, हैंड ब्लेंडर और बहुत सारी जगह किया जाता है। इनपुट पावर को हटाने के ठीक बाद मोटर की लीड को आपस में शॉर्ट करने से मोटर बहुत तीव्रता से बंद हो जाती है। अगर इनपुट पावर हटाने से जो मोटर की लीड है उनको अगर आपस में शॉर्ट कर दोगे तो मोटर एकदम तेजी से, ठीक है, एकदम रुक जाएगी। हस्त औजारों के निर्माणकर्ता अपने औजारों के साथ ब्रेकिंग के लिए इस तकनीक का ही प्रयोग करते हैं। वे पावर स्विच के साथ एक अन्य कॉन्टेक्ट सेट को भी रखते हैं, यानी कॉन्टेक्ट सेट इस तरह का होता है जो कि दो मान पॉइंट होते हैं और वो दोनों उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर रख दिए जाते हैं। ठीक है, मोटर की लीड को आपस में शॉर्ट करने का कार्य करते हैं यह औजार। तो यूनिवर्सल मोटर का दोष निवारण का विवरण निम्नवत दे रखा है कि किस किस प्रकार से दोष हो सकते हैं। जोड़ता जो कि पावर स्विच के ऑफ होने की स्थिति में मोटर की लीडों को कनेक्ट करके बंद करते हैं। इस ब्रेकिंग सिस्टम में क्या है, दोनों लीड को कनेक्ट कर दोगे अगर आपस में शॉर्ट करके मोटर को तुरंत रोका जा सकता है। चलिए अब ऊपर की चीज तो ये छोड़े, यूनिवर्सल मोटर में दोष कौन कौन से हैं। तो यूनिवर्सल मोटर में ओपन वाइंडिंग, शॉर्ट वाइंडिंग, कार्बन ब्रशों का घिसना, बेयरिंग का सूखना इत्यादि दोष उत्पन्न हो सकते हैं और इन दोष की जांच करने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाएगा और जो भी फॉल्ट होगा उसे दूर कर देंगे। देखो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप लोग देखेंगे आसानी से, ठीक है, सभी लोगों को विजिबल होगा। मान लो मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है तो क्या कारण हो गया, या तो फ्यूज जल गया है, फ्यूज जल गया तो इसकी जांच करो और बदल दो। ओवरलोड रिले का खुली स्थिति में होना, तो जांच करेंगे वोल्ट मीटर के द्वारा और अगर खुली अवस्था में तो उसे पुनः कनेक्ट कर देंगे। अनुपयुक्त आपूर्ति वोल्टता के कारण निम्न वोल्टता होना, तो वोल्ट मीटर से इसका भी आप परीक्षण करके स्विच को कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पूरा आपको कारण और निवारण दे रखे हैं, तो ये आप लोग खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सभी लोग पढ़ेंगे, मैं बाद में आपसे पूछूंगा। चलिए दोस्तों अभी हमारा यूनिवर्सल मोटर कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे रिपल्शन मोटर के बारे में कि रिपल्शन मोटर कैसी होती है, इसके टाइप्स ही पढ़ने में 2 से 3 एक एक करके सारे स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। आइए चलिए, तो ये जो रिपल्शन मोटर है और बाकी जितनी भी मोटर है ना, वर्किंग ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, ठीक है। हम लोगों का काम क्या है, सिर्फ आपको ध्यान से जो भी मैं बताऊंगा वो सुनना है और उसको पढ़ना है, ठीक है। रिवीजन जब तक नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। चलिए अब हम लोग देखेंगे रिपल्शन मोटर क्या होती है, कैसे। अब सबसे पहले एक बात बताइए, किस किस को रिपल्शन का मीनिंग नहीं पता है, ठीक है। रिपल्शन का मीनिंग क्या होता है, दूर फेंकना, यानी कि एक दूसरे से एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है और रिपेल का मतलब प्रतिकर्षित करना, दो चीज आपस में जुड़ी हुई है उनको दूर फेंकना, ठीक है, ये होता है रिपल्शन, ठीक है। अब जैसे कि मान लो आप लड़के और लड़की की देखेंगे सामने, तो क्या होता है, ये लड़का है, लड़की को देखते ही अट्रैक्शन हो जाता है इसका। बट अगर कोई लड़का है नॉर्मल और वो गे नहीं है मान लेते हैं, तो लड़के को देख के अट्रैक्शन होगा नहीं, वो दूर भागेगा, ठीक है। अगर कोई आपके पास आके आपके पास हाथ लगाए, आपको टच करे गलत जगह पे, तो आप क्या रिपेल करोगे ना उसे। तो इसी तरह से अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है। हमारा जो मेन प्रिंसिपल है, इस मोटर का प्रिंसिपल रिपल्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसीलिए इसे रिपल्शन मोटर भी कहा जाता है। देखिए हम जानते हैं समान चुंबक ध्रुवों में प्रतिकर्षण, यानी कि एक समान चुंबक पास पास होंगे, है ना। अब देखो लड़का और लड़की में ही अट्रैक्शन होगा, लड़का लड़का में अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, और लड़की लड़की में भी अट्रैक्शन नहीं होगा।
सो एक समान पोल के प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर यह मोटर कार्य करती है। यद्यपि रिपल्शन मोटर की बनावट जटिल तथा मूल्य अधिक होती है। अब रिपल्शन मोटर क्या है, सबसे बड़ी बात तो कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर होता है और इसकी कॉस्ट भी अधिक होती है, तो भी उच्च प्रारंभिक टॉर्क, इसका प्रारंभिक टॉर्क बहुत ज्यादा हाई होता है तथा निम्न प्रारंभिक विद्युत करंट, अधिक लोड वहन क्षमता तथा सरल रोटेटिंग दिशा परिवर्तन आदि गुणों के कारण उद्योग में इसका उपयोग बहुत अधिकता से किया जाता है। सो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रिपल्शन मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क और लो स्टार्टिंग करंट होती है। ठीक है, लो स्टार्टिंग करंट के बहुत ज़्यादा फायदे देखिए। ये आपका क्या है, स्टेटर है, ये स्टेटर की फील्ड वाइंडिंग है और ये आपका मेन रोटर है और यहाँ पे मैग्नेटिक एक्सिस है। दोनों तरफ आपकी मैग्नेटिक एक्सिस रहती है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स दोनों का एक स्थापित करता है। अब रिपल्शन के आधार पर किस प्रकार से मोटर कार्य करती है वो देखेंगे। देखिए, इस मोटर में एक स्टेटर होता है जिसकी संरचना सामान्य प्रकार के सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर की तरह ही होती है। अब स्टेटर के बीच में एक आर्मेचर, कम्यूटेटर तथा दो कार्बन ब्रश। अब स्टेटर है तो स्टेटर के बीच में आपका आर्मेचर होगा। ठीक है, उस आर्मेचर के साथ कम्यूटेटर और कम्यूटेटर पे आपके ब्रश लगे रहते हैं इसकी आर्मेचर वाइंडिंग को कार्बन ब्रशेस के द्वारा। अब जो आर्मेचर वाइंडिंग को हम लोग कहाँ देते हैं, सीधे कम्यूटेटर के थ्रू कार्बन ब्रश पे, तो कार्बन ब्रश के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है तथा कार्बन ब्रश को स्टेटर की चुंबकीय अक्ष से लगभग 20 डिग्री के अंदर। अब सबसे बड़ी बात, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है तो अपने आप तो स्टार्ट होगा नहीं। क्या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अपने आप स्टार्ट होगा? नहीं होगा। अब इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था, फेज अंतर। तो फेज अंतर देखिए मैं किस तरह से दे रहा हूँ। ये जो ब्रश थे ना आपके, इन ब्रश को मैंने क्या करा, 20 डिग्री के एंगल पर स्थापित करा। ठीक है, एक तो ब्रश क्या है, ये सीधे मान लो ये एक ब्रश ये रहा और दूसरा ब्रश ये रहा, मैं सीधा नहीं करूंगा, इसको 20 डिग्री के अंतर पर करा जिससे मेरे को एक फेज अंतर मिल गया। फेज अंतर मिल गया ना, और इसी से मेरा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, यानी कि सिंगल फेज को मैंने 2 फेज में कन्वर्ट कर लिया। अब वर्किंग की बात करें, जब स्टेटर को सिंगल फेज एसी से जोड़ा जाता है, जब भी आप स्टेटर को सिंगल फेज सप्लाई से जोड़ेंगे तो एक अल्टरनेटिंग चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हो जाएगा। इस अल्टरनेटिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया होगी, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण आर्मेचर यानी कि आपका जो रोटर है उसमें ईएमएफ पैदा होगा और अपना स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना वो स्टार्ट कर देगा। पहले स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा और फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो आपका रोटर यानी कि आर्मेचर है उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा। अब स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में घूम रहा है तो ये इस दिशा में घूमेगा। ठीक है, ये इस दिशा में घूमेगा। अब क्या होगा, इन दोनों के अपोजिट दिशा में घूमने के कारण एक टॉर्क उत्पन्न होगा, एक बल उत्पन्न होगा जो कि रोटर को घुमाने के लिए सक्षम होता है, जो कि रोटर को घुमाने के लिए सक्षम होता है और यही टॉर्क रोटर को घुमाने का कार्य करता है। चलिए, तो ये हो गई रिपल्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। अब अगर मान लो आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, किसकी, रोटेशन की। यदि कार्बन ब्रश को खिसकाकर दाईं ओर से स्टेटर चुंबकीय अक्ष के 20 डिग्री बाईं ओर, अब कार्बन ब्रशेस को खिसकाकर, अब ये दाईं ओर देखिए, ये दाईं ओर से स्टेटर चुंबकीय अक्ष के 20 डिग्री बाईं ओर। अब यहां से ये दाईं ओर है मगर ये वाला जो है, ठीक है, ये देखिए ये दाईं ओर है मगर ये तो बाईं ओर है, तो इसको घुमा दिया जाएगा, तो 20 डिग्री चुंबकीय अक्ष पर घुमा दिया जाएगा तो मोटर की रोटेटिंग दिशा परिवर्तित हो जाएगी। तो अब अगर मान लो आपको दोबारा से इसकी रोटेटिंग गति चेंज करनी है तो इसको 20 डिग्री और घुमा दो और आप इसकी गति आसानी से चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार स्टेटर या रोटर वाइंडिंग के कनेक्शन की दिशा परिवर्तित किए बिना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रिपल्शन मोटर में हम लोगों को ना तो स्टेटर वाइंडिंग ना रोटर वाइंडिंग के कनेक्शन को चेंज करने की जरूरत है। इनके कनेक्शन को चेंज किए बिना ही हम लोग अपनी रोटर को, मोटर की घूमने की दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। बात करें इसके अतिरिक्त कार्बन ब्रशेस को स्टेटर के चुंबकीय अक्ष की ओर, कार्बन के ब्रशेस को स्टेटर के चुंबकीय अक्ष की ओर थोड़ा सा खिसकाने पर मोटर की घूर्णन गति कम हो जाती है। अब अगर आपने थोड़ा सा खिसकाया ना तो गति तो परिवर्तित हो जाएगी, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मगर इसके साथ गति भी कम हो जाएगी। यदि कार्बन ब्रश को खिसकाकर स्टेटर तथा रोटर की चुंबकीय अक्षों के सरनेकी कर दिया जाए तो मोटर की घूर्णन गति को 0 तक, अगर और घटाना है तो इसको और खिसकाते जाओ। जैसे जैसे आप ब्रश को और खिसकाते जाओगे वैसे वैसे गति और कम होती जाएगी। इस प्रकार रिपल्शन मोटर की घूर्णन गति को अधिकतम दक्षिणावर्त 0 तथा अधिकतम वामावर्त 0 के बीच परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अपन चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों दिशा में इसकी 0 गति प्राप्त कर सकते हैं। रिपल्शन मोटर को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में इसकी मैक्सिमम स्पीड अपन प्राप्त कर सकते हैं या फिर 0 स्पीड भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी में भी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करें रिपल्शन मोटर के टाइप्स की कि कितने प्रकार की आपकी रिपल्शन मोटर उपलब्ध है। देखिए, सभी प्रकार की, जितने भी प्रकार की रिपल्शन मोटर में स्टेटर की संरचना लगभग एक समान होती है। सभी प्रकार की रिपल्शन मोटर में स्टेटर की संरचना लगभग एक समान होती है, परंतु रोटर या आर्मेचर की संरचना में, हम बात करें रोटर या आर्मेचर की संरचना में विभिन्नता विद्यमान होती है और इसी आधार पर रिपल्शन मोटर को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इसी के आधार पर रिपल्शन मोटर को 3 भागों में वर्गीकृत किया है।
सबसे पहला देखेंगे प्लेन रिपल्शन मोटर, रिपल्शन स्टार्ट रिपल्शन रन। देख लो जैसे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन था उसी तरह से रिपल्शन स्टार्ट रिपल्शन रन है। और लास्ट है आपका रिपल्शन इंडक्शन मोटर। अब तीनों के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके तीनों पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका प्लेन रिपल्शन मोटर, ठीक है, आपको समझ आना चाहिए, आसानी से समझ नहीं आ रहा है दोबारा देखिए, हम लोग एक एक लाइन एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं तो यहाँ आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। बात करते हैं प्लेन रिपल्शन मोटर की, तो देखिए इस प्रकार की रिपल्शन मोटर के रोटर, जो ये प्लेन रिपल्शन मोटर के रोटर की संरचना में कार्बन ब्रश, जो आपकी कार्बन ब्रश है ना, दोनों इनको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार इस मोटर को हाई स्टार्टिंग टॉर्क तथा हाई स्टार्टिंग करंट जब आप कार्बन ब्रश दोनों को शॉर्ट कर दोगे तो टॉर्क तो आपको हाई मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पे करंट आपको बहुत लो प्राप्त होगी। इसीलिए इस मोटर का उपयोग क्रेन इत्यादि में किया जाता है। चित्र में रिपल्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन दर्शाई गई है, देखिए। देखिए ये होता है आपका कुछ रिपल्शन मोटर ब्रशों की स्थिति। अब देखो ये जो दोनों ब्रश थे ना, इन ब्रशों को मैंने एक तार कॉमन तार लिया और इन दोनों को बांध के शॉर्ट सर्किट कर दिया। और आप देख रहे हो ये तो प्लेन है 180 डिग्री, मगर मैंने अपने ब्रशों को 20 डिग्री पर रखा है, क्योंकि 20 डिग्री पर मोटर की गति अधिकतम होती है। तो मैंने जो मेरी फील्ड के इस तरह से होना चाहिए था ब्रश, मैंने उन ब्रशों को 20 डिग्री पर टिल्ट कर दिया ताकि मेरा अधिक से अधिक मेरे को फ्लक्स मिल सके और अधिक से अधिक मेरी मोटर की गति हो सके। तो क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर है? चलिए, ये था आपका नॉर्मल प्लेन रिपल्शन मोटर। अब हम लोग देखेंगे रिपल्शन स्टार्ट और रिपल्शन रन इंडक्शन मोटर के बारे में। देखिए ये रहा कुछ रिपल्शन स्टार्ट रिपल्शन रन का डायग्राम। इसमें लगभग 4 पोल दिखाए गए हैं आपको, ठीक है। अब देखते हैं किस प्रकार इसकी वर्किंग होती है और किस तरह से कार्य करती है। इस प्रकार की मोटर प्लेन रिपल्शन मोटर के समान ही अब स्टार्ट कैसे होगी, जिस तरह से प्लेन रिपल्शन मोटर हमारी स्टार्ट हुई थी, परंतु इंडक्शन मोटर के समान। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नाम क्या था इसका, रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन। माफी चाहूंगा, इसका नाम है रिपल्शन स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट होगी रिपल्शन की तरह परंतु चलेगी इंडक्शन की तरह। देखिए आपसे पूछ सकता है, बताइए रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर किस तरह स्टार्ट होगी, रिपल्शन की तरह स्टार्ट तथा इंडक्शन की तरह रन होगी। चित्र में रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर की संरचना दर्शाई गई है। इस मोटर में क्या करता है, कम्यूटेटर पर, जो आपका कम्यूटेटर है, एक तांबे की रिंग इस प्रकार स्थापित की जाती है। जो कम्यूटेटर है आपका, जहां से आपको एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं अपन, ठीक है, वहां पे एक तांबे की रिंग इस प्रकार स्थापित की जाती है कि यह शॉर्ट सर्किट रिंग जैसे 75% की गति यानी कि 75% आपको गति अचीव हो जाए, कम्यूटेटर से चिपक जाए और सेगमेंट को शॉर्ट सर्किट कर देती है, जिससे रोटर के चालक भी शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और मोटर हमारी इंडक्शन की तरह चलने लगती है। देखिए क्या करा इसने, सबसे पहले देखिए इस मोटर में कम्यूटेटर पर एक तांबे की रिंग लगा दी मैंने, और ये तांबे की रिंग इस प्रकार स्थापित की जाती है कि 75% स्पीड होने पर शॉर्ट सर्किट रिंग से चिपक जाए। देखिए ये सबसे पहली बात, तो ये आपका रोटर था, और रोटर पे ये जो बाहर दिख रहा है स्लॉट वाला, ये चीज आपकी कम्यूटेटर है। ये जो स्लॉट वाली आपको चीज दिख रही है ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर पे ब्रश आपको दिख रहे हैं, यहाँ ब्रश है, ठीक है, देखिए ये ब्रश है और ये आपके आर्मेचर लगा दी। अब यहाँ पे क्या है, एक तांबे की आपने क्या लगा दी, रिंग लगा दी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक तांबे की रिंग इस प्रकार कम्यूटेटर पर लगाई गई है। तांबे की रिंग कम्यूटेटर पर इस प्रकार लगाई जाती है कि ये आपस में चिपक जाए। अब ये चिपक जाएगी तो इससे क्या होगा, देखिए जैसे ही तांबे की रिंग कम्यूटेटर से पूरी चिपक जाती है तो ये सेगमेंट को शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, सारे सेगमेंट आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। और इस प्रकार रोटर का कंडक्टर, अब रोटर किसके साथ कनेक्ट है, ये देखिए ये रोटर है, अभी रोटर कनेक्ट तो कम्यूटेटर के साथ है ना। अब अगर रोटर से जितनी भी करंट है वो कहाँ जा रही है, कम्यूटेटर पे। अब यदि कम्यूटेटर शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसी के साथ हमारा रोटर भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और इस स्थिति में क्या हो जाएगा, मेरी मोटर इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करने लगेगी, मेरी मोटर इंडक्शन मोटर की तरह रन करने लगेगी। प्रचालित अवस्था में यह मोटर रिपल्शन मोटर के समान, यानी कि जब चालू होती है तब तो रिपल्शन मोटर के समान स्टार्ट होती है और हाई टॉर्क प्रोवाइड करती है, क्योंकि रिपल्शन मोटर का टॉर्क कितना होता है, बहुत हाई। लेकिन जैसे ही 75% स्पीड अचीव कर लेती है तो रिंग के द्वारा, तांबे की रिंग के द्वारा कम्यूटेटर को शॉर्ट सर्किट कर देती है और ये इंडक्शन मोटर की तरह चलती है। तो आपसे पूछ सकते हैं, बताइए रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन मोटर कब इंडक्शन की तरह रन करेगी, जब कम्यूटेटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाएगा और उसके रोटर के कंडक्टर आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। इस मोटर में भी कार्बन ब्रश की दिशा को, अब अगर मान लो ये रिपल्शन मोटर ही है तो ब्रश की स्थिति को बदलकर आप इसके घूमने की दिशा को भी बदल सकते हैं, ठीक है। बाकी इतने काम का नहीं है, सिर्फ हमने को ध्यान का है कि ब्रश की स्थिति बदलकर अपन कार्बन की उसकी मोटर की घूमने की दिशा बदल सकते हैं। इसका जो टॉर्क होता है वो फुल लोड टॉर्क से 3 से 3.5 गुना तक होता है, तथा स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट की 2 से 2.5 गुना। तो फुल लोड पे टॉर्क 3 से 3.5 गुना, जबकि स्टार्टिंग करंट 2 से 2.5 गुना तक होती है, ठीक है। तो फुल लोड टॉर्क और स्टार्टिंग करंट का ये कॉन्सेप्ट रिपल्शन स्टार्ट और इंडक्शन रन
नाम ध्यान रखेंगे, रिपल्शन स्टार्ट और इंडक्शन रन मोटर। चलिए अब बात करते हैं रिपल्शन मोटर की। तो इस प्रकार की मोटर के रोटर पर, जो रिपल्शन इंडक्शन मोटर है, इस प्रकार के मोटर के रोटर पर दो प्रकार की वाइंडिंग की जाएगी। अब यहाँ रोटर पर दो प्रकार की वाइंडिंग करेंगे। सबसे पहली वाइंडिंग होगी आर्मेचर वाइंडिंग जो सामान्य है, उसके बाद होगी डीप केज वाइंडिंग। अब भैया ये डीप केज वाइंडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, देखिए स्टार्टिंग में केवल आर्मेचर वाइंडिंग, जब मोटर घूमना स्टार्ट करेगी तो स्टेटर पे चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा और आर्मेचर पे भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। यानी कि स्टार्टिंग में तो सिर्फ आर्मेचर वाइंडिंग कार्य करेगी, क्योंकि इस समय फेज वाइंडिंग को रोटर रिएक्टेंस उच्च होता है। जो फेज वाइंडिंग है हमारी, यानी कि फील्ड वाली वाइंडिंग पे रोटर का रिएक्टेंस उच्च प्राप्त होता है। इस प्रकार मोटर का, अब क्योंकि ये नॉर्मल आर्मेचर से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क तो उच्च रहा, क्योंकि रिपल्शन की तरह स्टार्ट हो गई। लेकिन जब मोटर पूर्ण गति प्राप्त कर लेते, यानी कि 75% की बात नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं जैसे ही मोटर ने फुल स्पीड अचीव कर ली तो केज वाइंडिंग अपना कार्य करना प्रारंभ करती है। यानी कि जब तक मोटर अपनी 100% स्पीड अचीव नहीं करेगी तब तक केज वाइंडिंग अपना कार्य नहीं दिखाएगी, तब तक आर्मेचर वाइंडिंग। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, बताइए रिपल्शन इंडक्शन मोटर में केज वाइंडिंग कब कार्य करना प्रारंभ करेगी। तो केज वाइंडिंग 100% फुल लोड स्पीड पर ही प्रारंभ होती है, जिससे मोटर वेरिंग लोड पर भी। अब केज वाइंडिंग का लाभ क्या है, अगर मान लो लोड में कम ज्यादा हुआ, मान लो अचानक से लोड बढ़ गया या अचानक से लोड एकदम कम हो गया, तो वहां पर भी ये अच्छा टॉर्क प्रदान करेगी और मोटर की दक्षता एवं पावर फैक्टर को भी हाई रखेगी, लगभग 0.9। तो रिपल्शन इंडक्शन मोटर का देखो डायग्राम सभी के लगभग सेम रहते हैं। अब ये देखो, ये इसमें आर्मेचर वाइंडिंग है और अंदर की तरफ केज वाइंडिंग होती है, ठीक है, बाहर की तरफ आर्मेचर वाइंडिंग और अंदर की तरफ केज वाइंडिंग। तो अगर आपके सामने आ भी जाए ये क्वेश्चन, तो देखो दो वाइंडिंग है, आर्मेचर की और केज की वाइंडिंग रोटर में, और ये तो स्टेटर की है ही, तो आप समझ जाना ये आर्मेचर रिएक्शन वाइंडिंग है। बात करें रिपल्शन इंडक्शन वाइंडिंग हो गई, रिपल्शन स्टार्ट और इंडक्शन रन, तो ये वाला डायग्राम याद रखना है आपको, ठीक है, 4 पोल की। और सामान्य रिपल्शन पूछे तो ये वाला ध्यान रखना है, जो ब्रश को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपका रिपल्शन मोटर वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब अलग अलग पढ़ेंगे, अभी तक हम लोग ने स्क्वायरल के बारे में पढ़ लिया, अब सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में देख लेते हैं। चलिए, तो ज्यादा फर्क नहीं है, बस जो नॉर्मल मोटर होती है उसमें हम लोग एक स्लिप रिंग लगा दिया जाता है। ये स्लिप रिंग क्या करती है देखेंगे। इस प्रकार के मोटर के स्टेटर पर केवल एक वाइंडिंग, अभी हम स्टेटर पे दो वाइंडिंग करते थे, रनिंग और स्टार्टिंग, मगर यहाँ पे केवल हम एक वाइंडिंग करेंगे, जो वाइंडिंग होती है रनिंग वाइंडिंग। सो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम लोग स्टेटर पर केवल एक वाइंडिंग करते हैं, इंपॉर्टेंट है रनिंग वाइंडिंग। इस वाइंडिंग के एक सिरे पर, अब ये जो वाइंडिंग है इसके एक सिरे पर प्रतिरोधक तथा दूसरे सिरे पर एक इंडक्टिव कॉइल कनेक्ट की जाती है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक सिरे पर तो आपने क्या करा, रेजिस्टेंस यानी कि जो स्लिप रिंग है वो, और दूसरे साइड पर आपने इंडक्टिव कॉइल कनेक्ट कर दी, जिससे कि फेज अंतर, आपको फेज अंतर ही तो करना था। तो देखिए फेजर डायग्राम की बात करें तो रेजिस्टेंस का फेजर डायग्राम मान लो ये हुआ, तो इंडक्टेंस का नीचे होगा, तो आपको फेज अंतर तो प्रोवाइड हो जाएगा। फेज अंतर प्रोवाइड करने में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और फेज, अगर आपको एक बार फेज डिफरेंस मिल गया तो आपका घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान रखिए घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए या तो आप अपना फेज अंतराल प्रोवाइड कर लिए, या फिर आप अपने पोल्स को दो हिस्सों में तोड़ लीजिए, आप जो भी करें वो आपके ऊपर है। इसके रोटर पर स्टार कनेक्शन 3 फेज वाइंडिंग, ठीक है, 3 फेज वाइंडिंग लपेटी जाती है, जिसे 3 स्लिप रिंग तथा ब्रूश के द्वारा 3 फेज बाय रियोस्टेट से। अब यहाँ पे अपन, भले ये सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, परंतु इसमें 3 स्लिप रिंग और 3 फेज वाइंडिंग लपेटी जाएगी। ये देखिए, ये आपका क्या है, स्टेटर की वाइंडिंग, ये रनिंग वाइंडिंग है, ये रेजिस्टेंस। अब जो स्टेटर के साथ क्या बताया था मैंने, एक तरफ तो रेजिस्टेंस और एक तरफ इंडक्टिव वाइंडिंग कनेक्ट कर देंगे, और ये आपकी रनिंग वाइंडिंग जो कि स्टेटर की होती है। ये किसकी हो गई, रोटर पर रनिंग वाइंडिंग कर दी, सॉरी स्टेटर पर ही रनिंग वाइंडिंग की जाती है और इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस लगा दिया। अब इसके साथ 3 फेज वाइंडिंग देखिए, अब इसके साथ 3 फेज वाइंडिंग स्टार कनेक्शन में कर दी, और ये 3 स्लिप रिंग लगा दी इसके साथ सीरीज में, ठीक है, रियोस्टेट के साथ। रियोस्टेट क्या करेगा, रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके करंट को लिमिट करने का कार्य करता है। वर्किंग देखेंगे, स्टेटर वाइंडिंग में कनेक्शन जो रेजिस्टेंस और इंडक्टिव कॉइल के कारण एक फेज दो फेजों में। तो सबसे पहली बात, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो सिंगल फेज, यहाँ फेज को दो हिस्सों में बांटने का कार्य किसने किया, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस ने। अब इसके फलस्वरूप घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, जो कि रोटर को घुमा देगा। अब रोटर की रोटेटिंग गति बढ़ने पर बाह्य प्रतिरोध होगा। अब जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, हम लोग क्या है, जो भारी मैंने रियोस्टेट लगाया है उसके द्वारा मैं रेजिस्टेंस को घटा दूंगा, और रोटर द्वारा फुल स्पीड अचीव करने पर जो पूरी स्लिप रिंग है उसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूं। जैसे ही मेरा एक बार रोटर फुल स्पीड अचीव कर लेता है, पूरी की पूरी स्लिप रिंग को मैं बाहर निकाल देता हूं।
तो ये थी सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की वर्किंग। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो देखिए इस प्रकार की मोटर 1 हॉर्स पावर तक की क्षमता के लिए बनाई जाती है और इसका उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो परिवर्ती लोड के लिए, वेरिएबल लोड के लिए इस प्रकार की मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल लोड के लिए एक तो ये कर ली, और अभी अभी इससे पहले मैंने पढ़ाई थी ना रिपल्शन इंडक्शन मोटर का प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं रोटेशन की दिशा परिवर्तित करने के लिए इसमें। अब आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे, बताइए निम्न में से किस मोटर की रोटेशन की दिशा परिवर्तित नहीं कर सकते। एक तो आ जाए यूनिवर्सल, एक आ जाए कैपेसिटर, एक आ जाए रिपल्शन मोटर और चौथा आ जाए सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर। आप क्या टिक करोगे बताओ। यूनिवर्सल की कर सकते हैं, कैपेसिटर वाली मोटर की कर सकते हैं और रिपल्शन मोटर, तीनों मोटरों का कर सकते हैं, लेकिन सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का हम लोग चेंज नहीं कर सकते डायरेक्शन, इसीलिए आपका सही आंसर होगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। चलिए अब आता है आपके सामने स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर क्या होती है, कैसे काम करती है, देखिए वह मोटर जिसके एक घूर्णन के चौथे, आठवें, 12वें आदि अंशों के लिए पगों में घुमाया जा सके। ठीक है, स्टेप्स में घूमती है इसीलिए इसे स्टेपर मोटर कहते हैं। स्टेपर मोटर क्या है, स्टेप्स में घूमती है इसीलिए स्टेपर मोटर कहा जाता है। इस मोटर को अग्रिम अथवा विपरीत दिशा में केवल पूर्व निर्धारित अंशों के लिए, अगर मान लो आपको इसको आगे या विपरीत दिशा में घुमाना है तो पूर्व में निर्धारित जो इसके अंश है उसी के लिए इसे ऑपरेट किया जा सकता है, पूर्व में निर्धारित अंशों के लिए ही। स्टेपर मोटर क्या होती है, स्टेपर मोटर बेसिकली स्टेप्स में वर्क करती है। ज़्यादातर इसका उपयोग कंप्यूटर वगैरह या हार्ड ड्राइव वगैरह डिवाइस में किया जाता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है स्टेपर मोटर का, जो भी आपके कंप्यूटर्स वगैरह में आप देखेंगे। देखिए अब इसका ऑपरेशन डिजिटल संकेत के द्वारा, ठीक है, ये कैसे चलेगी, डिजिटल संकेत से किया जाता है। स्टेपर मोटर को स्टेपिंग मोटर, ठीक है, स्टेपर मोटर को स्टेपिंग मोटर या स्टेप मोटर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलती है। ठीक है, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप संकेत दिया जाएगा ये कंट्रोलर के द्वारा आउटपुट लेती है। ठीक है, कंट्रोलर को इनपुट मिलता है और वो कंट्रोलर इसे आउटपुट देता है, तभी ये कोणीय स्टेप में एक एक एंगल के हिसाब से चलती है। देखिए क्योंकि ये कंट्रोलर द्वारा प्राप्त इनपुट करंट की प्रतिक्रिया में, ठीक है, जो कंट्रोलर के द्वारा प्राप्त इनपुट करंट की प्रतिक्रिया में एक नियत कोण द्वारा रोटेट होती है, एक फिक्स एंगल होता है, उसी के द्वारा इसे रोटेट किया जाता है। स्टेपर मोटर का उपयोग कंप्यूटर उपकरणों में ड्राइविंग टॉर्क, जो आपके कंप्यूटर के उपकरण होते हैं ना जितने भी, उसमें ड्राइविंग टॉर्क, छोटी छोटी चीजों को चलाने के लिए इस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेपर मोटर में खांचेदार, अभी जो मोटर है ना इसमें खांचे दांत होते हैं, खांचेदार स्टेपर होता है जिसमें मल्टीपोल तथा मल्टीफेज वाइंडिंग, इसमें मल्टीपोल तथा मल्टीफेज वाइंडिंग की जाती है। किसमें, स्टेटर में। दूसरी बात, इसका जो रोटर होता है, इसका रोटर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। इसका रोटर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। स्थायी चुंबक या परिवर्तित रिलेक्टेंस का रोटर स्टेपर मोटर में। अब देखिए यहाँ पर जो रोटर प्रयोग किया जाता है वो कैसा होता है, स्थायी चुंबक का या परिवर्ती रिलेक्टेंस वाला रोटर प्रयोग किया जाता है। स्टेपर मोटर का परिचालन बाह्य ड्राइव लॉजिक ड्राइवों की सहायता से किया जाता है। ध्यान रखेंगे सबसे पहली बात, तो कंप्यूटर आदि उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, स्टेपर मोटर का प्रचालन बाह्य ड्राइव लॉजिक सर्किटों की सहायता से होता है। स्टेपर मोटर का प्रचालन बाह्य ड्राइव लॉजिक सर्किटों की सहायता से होता है। ड्राइविंग सर्किट के इनपुट पर लॉजिक पल्सों का क्रम आरोपित, ठीक है, जो ड्राइविंग सर्किट है जो कि मोटर को घुमाएगा उस पर लॉजिक पल्स की एक सीरीज अप्लाई की जाती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे घूमती है। तो वर्किंग इसकी मैं इतनी काम में नहीं लेता, इसलिए नहीं ध्यान दूंगा स्टेपर मोटर को। ठीक है, चलिए अब देखिए ये इसमें स्टेप किस तरह से दे रखे, देखिए नॉर्थ साउथ, ठीक है, सेकंड साउथ सेकंड नॉर्थ, और देखिए कितने सारे इसमें पोल्स लगा रखे हैं स्टेप बाय स्टेप काम करने के लिए। वर्किंग आपके काम की नहीं है, ना ही आपको ध्यान रखना है। सिर्फ क्या बात ध्यान रखेंगे, स्टेटर वाइंडिंग 1 को ऑफ करने तथा स्टेटर वाइंडिंग 2 को ऑन करने से मोटर का रोटर 30 डिग्री अंश पर घूम जाता है। ठीक है, 30 डिग्री अंश पर घूम गया तो एक मोटर को रोटर एक पग घूम गया, जिससे कि मोटर अपनी सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। सिर्फ इतनी बात ध्यान रखेंगे। देखिए पग वाइंडिंग 1A 1B 2A 2B, सो इतना अपन को डिटेल में जाना ही नहीं है इसमें। ठीक है, इतना जाना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ध्यान रखिए, इस मोटर का रोटर बेलनाकार होता है, पहली बात। दूसरी बात, स्टेपर मोटर को ही यूनिपोल मोटर कहते हैं। ठीक है, स्टेप्ड मोटर अलग है और स्टेपर मोटर अलग है। ठीक है, सॉरी, स्प्लिट फेज मोटर अलग है और स्टेपर मोटर अलग है। स्टेपर मोटर को यूनिपोलर मोटर कहते हैं। स्टेपर मोटर को यूनिपोलर मोटर भी कहते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अभी तक क्लास में प्रेजेंट है, तो इसी टाइम पे क्लास में लाइक कीजिए। आप लोग अपना इंपॉर्टेंट कमेंट भी छोड़िए। अभी जो टाइमिंग चल रहा है क्लास में, उस टाइमिंग का कमेंट करके बताइए कि आपने अभी तक वीडियो को देखा है। चलिए, तो स्टेपर मोटर किस तरह से काम करती है, डिजिटल लॉजिक सर्किटों में काम में आती है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम यूनिपोलर मोटर भी है। बात करते हैं स्टेपर मोटर के प्रकार।
तो कुछ टाइप्स हैं, तो नॉर्मल सिर्फ आपसे टाइप्स पूछे जाएंगे। स्टेपर मोटर कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर क्या होता है? देखिए, स्थायी चुंबक यानी कि परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर का जो स्टेटर होता है ना, ये सेलिएंट पोल प्रकार का होता है। सेलिएंट पोल, देखिए इस तरह के जो पोल होते हैं ना आपके, ये कहलाते हैं सेलिएंट पोल, ठीक है। तो स्टेटर मोटर का जो स्टेटर होता है सेलिएंट पोल प्रकार का होता है, और इस सेलिएंट पोल स्टेटर पर ही फील्ड वाइंडिंग की जाती है। और रोटर को, जो हमारा रोटर है, रोटर को सेलिएंट पोल प्रकार की स्थायी चुंबक से बेलनाकार आकृति में, देखिए ये रोटर है, और ये रोटर भी तो कुछ सेलिएंट पोल स्टेटर तो सेलिएंट पोल टाइप का है, और रोटर भी आपका सेलिएंट पोल टाइप का बनाया जाता है। इसके रोटर पर अक्षीय स्थिति में स्थायी चुंबक स्थापित किए जाते हैं। अब क्या करेंगे, रोटर के जो एक्सिस है यहां पर स्थायी चुंबक स्थापित कर दिए, अतः स्थायी चुंबक से नियत डीसी उत्तेजन मिलता है। जो आपकी स्थायी चुंबक है यानी कि जो परमानेंट मैग्नेट है, इससे क्या होगा, कांस्टेंट डीसी एक्साइटेशन मिलता है। स्थायी चुंबक से कांस्टेंट डीसी एक्साइटेशन मिलता है जब एक या एक से अधिक स्टेपर वाइंडिंग को, जब भी एक या एक से अधिक स्टेपर वाइंडिंग को सप्लाई मिलेगी। ये देखो, ये जो स्टेपर वाइंडिंग है ना, सबके अलग अलग कनेक्शन है, आप जितने चाहे, क्योंकि इसे स्टेप में रन कराना है, तो जिस स्टेप में रन कराना है उसी स्टेप की वाइंडिंग को मैं करंट दूंगा, ठीक है। जिस स्टेप में रन कराना होगा उसी स्टेप की वाइंडिंग को करंट दूंगा। तो जब किसी भी स्टेपर मोटर की वाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है तो मशीन तुल्यकालिक मोटर के समान व्यवहार करती है, यानी कि सिंक्रोनस मोटर के समान व्यवहार करती है। और स्टेटर तथा रोटर पोल के मध्य, जो आपका स्टेटर और रोटर पोल, ये एक समान आकृति में यानी कि प्रतिकर्षण के हिसाब से रखे जाते हैं, तो इनमें आकर्षण तथा रिपल्शन के कारण ही रोटेशन होता है। स्टेपर मोटर में जो परमानेंट स्टेपर मोटर है, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर में एट्रेक्शन तथा रिपल्शन के कारण रोटेशन होता है। बात करें वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर की, तो इस मोटर की संरचना देखिए, वही आपका सेलिएंट पोल टाइप का है, मगर यहाँ पे स्थायी चुंबक नहीं है, यहाँ पे चुंबक स्थायी नहीं है, तथा रोटर लोह चुंबकीय मल्टीटीथ प्रकार का, जो रोटर है मल्टीटीथ प्रकार का होता है। इसके अक्षों के मध्य उत्पन्न चुंबकीय रिलक्टेंसों के जो इसके अक्षों के मध्य में उत्पन्न चुंबकीय रिलक्टेंसों के अंतर के कारण, जो चुंबकीय रिलक्टेंस है उसके अंतर के कारण टॉर्क विकसित होता है। तो जनरल बात है, सीधी सीधी हाइब्रिड स्टेपर मोटर इस प्रकार की मोटर में स्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं, और इसमें दांत रूपी रोटर का प्रयोग किया जाता है। चित्र में एक 2 फेज 6 स्टेपर पोल तथा 8 पोल वाली हाइब्रिड मोटर, तो हाइब्रिड मोटर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए ये हाइब्रिड है, यानी कि छोटे छोटे बहुत सारे दांत इसमें लगे होते हैं। ये भी आपका जो स्टेपर मोटर है उसका हो गया। आपसे टाइप्स पूछे जाएंगे, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, रिलक्टेंस स्टेपर मोटर और हाइब्रिड स्टेपर मोटर, ये 3 टाइप हो गए। अब हम बात करेंगे सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के बारे में, ठीक है। अब सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। तो देखिए सिंक्रोनस मोटर भी सिंगल फेज टाइप्स की होती है, ठीक है। ये मोटर सिंगल फेज एसी सप्लाई द्वारा प्रचालित होती हैं और इन्हें नियत गति, सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि सिंगल फेज 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, बट सिंपल सी बात क्या है, सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, नियत गति, यानी कि जो मोटर है कांस्टेंट स्पीड पे काम करती है, ठीक है। जो मोटर्स कांस्टेंट स्पीड पर काम करती हैं उन्हें हम नियत गति पर चलाया जाता है, यानी कि जिन मोटर को कांस्टेंट स्पीड पर चलाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस मोटर, यानी कि तुल्यकालिक, जिनकी चाल तुल्य होती है उसे ही हम कहते हैं सिंक्रोनस मोटर। चलिए अब ये 2 प्रकार की है, रिलक्टेंस मोटर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमने पढ़ा था रिपल्शन मोटर के बारे में। रिपल्शन और रिलक्टेंस अलग अलग चीजें हैं, ये आप सबसे पहले ध्यान में दे लेंगे, ठीक है। रिपल्शन और रिलक्टेंस अलग अलग होता है। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि ये जो रिलक्टेंस मोटर होती है एक सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिलक्टेंस मोटर का फील्ड, जो फील्ड वाइंडिंग अपन करते हैं ना, ये ओपन रहती है। रिलक्टेंस मोटर की फील्ड ओपन रहती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया, अभी देख लेंगे। अब इंडक्शन मोटर के समान ही जो ये सिंक्रोनस मोटर है ना, लगभग इंडक्शन मोटर के समान ही इसके स्टेटर में भी चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न होगा, और इस मोटर के स्टेटर में भी 2 वाइंडिंग होती है, रनिंग वाइंडिंग तथा सहायक वाइंडिंग, ठीक है। और यानी कि इसे रनिंग वाइंडिंग तथा सहायक वाइंडिंग को हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कह सकते हैं। रिलक्टेंस मोटर की संरचना मुख्यतः 2 प्रकार की, हम लोग 2 प्रकार से रिलक्टेंस मोटर बना सकते हैं। पहले टाइप में क्या करेंगे, स्प्लिट फेज स्टेटर, जो स्टेटर को अपन 2 फेज में बांट दिया, तो 2 फेज की मोटर हो गई और मेरा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है जो कि सहायक वाइंडिंग हो, जैसे ही मेरी मोटर 75-80% स्पीड अचीव करती है, ये उस चीज को सहायक वाइंडिंग को हटा देता है। इस प्रकार की मोटरों में स्प्लिट फेज प्रारूपी रिलक्टेंस, अब जो इस प्रकार की मोटर है उन्हें स्प्लिट फेज प्रारूपी रिलक्टेंस मोटर, ठीक है, जो अपने स्प्लिट फेज सबसे पहले नंबर पे पढ़ा था,
उस प्रकार के रिलक्टेंस मोटर कहते हैं। दूसरे टाइप में क्या करेंगे, स्टेटर स्थायी स्प्लिट कैपेसिटर रन मोटर के समान होता है। जो स्टेटर है ना, स्थायी स्प्लिट, यानी कि जो स्प्लिट है ऑक्सिलरी वाइंडिंग में उसे हटाया नहीं जाएगा, यानी कि दूसरे प्रकार में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब स्टेटर में रिवॉल्विंग क्षेत्र उत्पन्न होगा और मोटर का स्क्वायरल केज रोटर असममित चुंबकीय संरचना का होता है। अब देखिए ये रिलक्टेंस मोटर का डायग्राम है, देखो कितना प्यारा सा, एकदम है ना कोरोना वायरस जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है बताओ। तो आपको क्या रिलक्टेंस मोटर कोरोना वायरस जैसी लग रही है, नहीं लग रही है? देखो बिल्कुल एकदम कोरोना, अभी मन कर रहा है कि देश के साढ़े के मुक्का दें, है ना। तो ये बिल्कुल क्या है, कोरोना वायरस की तरह आपको मोटर लग रही है। तो ये कोरोना वायरस ही साढ़े मोटर को काम ही नहीं लेना अपने, ठीक है, ध्यान रखो। अब वर्किंग मेथड क्या है, यह मोटर इंडक्शन मोटर के समान ही घूमना प्रारंभ करती है तथा रोटर ऐसी गति से ऑपरेट होता है। अब इसका जो रोटर है इस प्रकार की गति से ऑपरेट किया जाता है जिसकी गति रोटर रेजिस्टेंस पर निर्भर करती है। अब इसका जो रोटर है इस प्रकार घूमता है कि इसकी गति रोटर रेजिस्टेंस पर निर्भर करती है। जैसे ही रोटर की गति, अब सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे पहले मेरे को रोटर को सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंचाना पड़ेगा। सबसे पहले रोटर को घुमाना पड़ेगा बाह्य साधन से और उसे सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंचाना पड़ता है। घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र रोटेटर पोल से मंद गति पर स्लिप प्रदान करता है। जो रोटेशन है वो रोटेशन चुंबकीय क्षेत्र रोटर पोल से मंद गति यानी कि स्लो स्पीड पर स्लिप प्रदान करता है। रोटर पोल जैसे ही घूर्णन क्षेत्र के पोल से पिछड़ना प्रारंभ करता है तो रोटर पर एक टॉर्क, यानी कि रोटर का पोल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के पोल से पिछड़ना प्रारंभ कर देता है, यानी कि कम स्पीड हो जाती है, तो रोटर पर एक टॉर्क कार्य करने लगता है। यह टॉर्क चुंबकीय फ्लक्स द्वारा निम्न, अब यह टॉर्क क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा लो रिलक्टेंस पाथ का अनुगमन करेगा। अब एक रिलक्टेंस आपको बताऊं, आपने रेजिस्टेंस का नाम सुना है कि प्रतिरोध, जब भी प्रतिरोध होगा तो करंट फ्लो होगी, नहीं होगी, ठीक है। जिस प्रकार करंट के मार्ग में प्रतिरोध अवबाधा करता है उसी तरह रिलक्टेंस क्या है, फ्लक्स के मार्ग में, ये जो फ्लक्स होता है उसके मार्ग में प्रतिबाधा उत्पन्न करता है। तो यह टॉर्क चुंबकीय फ्लक्स द्वारा निम्न रिलक्टेंस पाथ, अभी चुंबकीय फ्लक्स जितना कम रिलक्टेंस पाथ होगा वही तो आएगा। करंट कहाँ फ्लो होती है, जहां जितनी कम करंट हो। तो चुंबकीय फ्लक्स कम रिलक्टेंस पाथ का अनुगमन करने की प्रकृति के कारण उत्पन्न होता है। इस मोटर का पावर फैक्टर तथा दक्षता समान अश्वशक्ति की इंडक्शन मोटर से कम होती है। अगर बात करें सिंक्रोनस मोटर जो इसी पावर की है उससे इंडक्शन मोटर से कम होती है। चलिए अब देखते हैं हिस्टैरिसीस मोटर। तो ये जो हिस्टैरिसीस मोटर है ये रिलक्टेंस मोटर का ही दूसरा टाइप है। ये एक विशेष प्रकार की सिंक्रोनस मोटर होती है। हिस्टैरिसीस मोटर एक विशेष प्रकार की सिंक्रोनस मोटर होती है जिसकी संरचना चित्र में दर्शाई गई है। अब चित्र को स्टेटर वाइंडिंग को 3 फेज एसी सप्लाई प्रदान की जाती है। जो स्टेटर है उसको तो आप क्या दोगे, स्टेटर को आप 3 फेज एसी सप्लाई देंगे, परंतु रोटर पर स्थायी पोलैरिटी उत्पन्न करने वाली, ठीक है, इस ध्यान रखेंगे हिस्टैरिसीस मोटर है सिंगल फेज वाली, परंतु इसके स्टेटर पे तो आप 3 फेज सप्लाई दोगे, है ना। सॉरी, जब सिंक्रोनस मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं और रोटर पर हम लोग पोलैरिटी उत्पन्न करने के लिए, जब मैं आपको सिंक्रोनस मोटर पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा कि उसके रोटर पर पोलैरिटी उत्पन्न करने के लिए डीसी सप्लाई से उसे एक्साइटेड करते हैं। तो यानी कि हिस्टैरिसीस मोटर में डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, ध्यान देखो। जब मैं बात करूं नॉर्मल 3 फेज सिंक्रोनस मोटर तो उसके स्टेटर, ये स्टेटर है तो यहाँ पे तो नॉर्मल 3 फेज सप्लाई आएगी एसी, मगर उसके रोटर पर पोलैरिटी उत्पन्न करने के लिए डीसी सप्लाई देते हैं। परंतु क्योंकि हिस्टैरिसीस मोटर सिंक्रोनस मोटर है लेकिन यहाँ पे मुझे डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखेंगे सिंगल फेज रिलक्टेंस हिस्टैरिसीस मोटर में डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। इस मोटर का रोटर अचुंबकीय पदार्थ, जैसे कि कौन कौन से अचुंबकीय पदार्थ से बना होता है, देखिए क्रोम स्टील से बनाया जाता है जिसके चारों ओर उच्च शैथिल्य हिस्टैरिसीस गुण वाले पदार्थ से निर्मित रिंग स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। देखिए इस रोटर का जो है कैसे बनाया जाएगा, क्रोम स्टील से बनाएंगे, मगर इसके चारों ओर हाई हिस्टैरिसीस गुण वाले पदार्थ से निर्मित रिंग स्थापित किए जाते हैं जिस कारण रोटर पर कोई वाइंडिंग नहीं होती। तो रोटर पे मैं किसी तरह की वाइंडिंग नहीं करी, पहले तो इसे अचुंबकीय पदार्थ का बनाया जैसे कि क्रोम स्टील, और इसके ऊपर से इस पर हिस्टैरिसीस गुण वाले पदार्थ का एक तरह से लेपन कर देते हैं, रिंग लगा देते हैं, ठीक है। अब स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रोटर में भंवर धारा एवं हिस्टैरिसीस दोनों प्रभाव होंगे। जब भी रोटेट होगा तो दोनों प्रभाव उत्पन्न होंगे, भंवर धारा इंडक्शन मोटर टॉर्क। अब एडी करंट क्या करेंगी, इंडक्शन मोटर जैसा टॉर्क विकसित करेंगी और हिस्टैरिसीस इफेक्ट हिस्टैरिसीस मोटर टॉर्क विकसित करेगा जिससे कि मेरी मोटर घूमने लगेगी। वर्किंग एकदम सामान्य, इसमें रोटर में रिंग्स में प्रेरित हुआ ईएमएफ रोटर के पोल्स को उत्तेजित करता है। जो रोटर की रिंग में ईएमएफ पैदा हुआ वो रोटर की पोल को उत्तेजित करेगा और शेष कार्यप्रणाली सिंक्रोनस मोटर के समान ही होती है। यह एक कांस्टेंट, क्योंकि ये सिंक्रोनस मोटर है तो कांस्टेंट टॉर्क उत्पन्न करेगी जो कि कांस्टेंट स्पीड पर घुमाएगा। इन मोटरों के रोटर पर ना तो दांत होते हैं ना ही किसी प्रकार की वाइंडिंग, इसलिए इस प्रकार की मोटर को अत्यधिक शांत ऑपरेशन के लिए एवं यांत्रिक व चुंबकीय कंपनों से मुक्त बनाया जाता है। यानी कि इस मोटर में क्या है,
देखना बहुत ही कम आवाज़ होती है सिंक्रोनस मोटर में। चलिए, तो हमारा सिंक्रोनस मोटर हो गया। अब बात करेंगे FHP। अब FHP मोटर क्या होती है, कैसे काम करती है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले इसका नाम देखेंगे, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर। FHP मोटर का नाम होता है फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर। देखिए, एक से कम अश्वशक्ति की मोटरों को फ्रैक्शनल हॉर्स पावर कहते हैं, यानी कि जितने भी मोटर, जो मोटरें 1 HP से कम है, ठीक है, ये लेस देन का साइन है, 1 HP से कम सभी मोटर को हम FHP मोटर यानी कि फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर कहते हैं। सामान्यतः सभी सिंगल फेज मोटर का ही रूप है। जनरली जितनी भी सिंगल फेज मोटर लगभग 1 HP से कम ही आती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का अधिक प्रयोग इसलिए भी किया जाता है क्योंकि लो लोड वाले उपकरणों में सिंगल फेज की FHP मोटर का प्रयोग किया जाता है। जितने भी लो लोड वाले वहां पे FHP मोटर इस्तेमाल करेंगे। तो FHP मोटर का उपयोग रेफ्रिजरेटर, पंखे, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, अन्य रसोई उपकरणों, औजारों, ब्लोअर, सेंट्रीफ्यूगल पंप, खेती के उपकरणों इत्यादि में किया जाता है। उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए अधिकतर फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर को मानक आवृत्ति यानी कि लगभग 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का बनाया जाता है और ये 2.5 वाट से लगभग 40 वाट के बहुत छोटे आकार की सिंगल फेज FHP मोटर भी मिलती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत रेंज में आपको FHP मोटर मिलेगी, यानी कि जितनी भी 1 हॉर्स पावर से कम मोटर है उन्हें FHP मोटर कहा जाता है और FHP मोटर का पूरा नाम फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर होता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कि अगर मान लो रोटेशन की गति के आधार पर हम मोटर के टाइप बताएं तो भैया 2 टाइप ही तो होंगे, सॉरी 3 टाइप होंगे। पहला टाइप क्या है, स्थिर गति, जिन मोटरों की गति स्थिर होगी। अभी तो बताया तुल्यकालिक मोटर और शेडेड पोल। ठीक है, तुल्यकालिक और शेडेड पोल मोटर की गति स्थिर होती है। तो जिस मोटर की रोटेटिंग गति स्थिर रहती है और उसे तरलता से परिवर्तित नहीं किया जा सकता उसे ही स्थिर गति मोटर कहते हैं, जैसे कि सिंक्रोनस व शेडेड पोल। चलिए, परिवर्ती, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जिनकी गति को आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। यूनिवर्सल मोटर, देखा ना मिक्सी में आसानी से बदल सकते हो। रिपल्शन स्टार्ट, सिंगल फेज स्लिप-रिंग मोटर, ये 3 मोटर है। वेरिएबल आपसे पूछ सकता है, बताइए निम्न में से वेरिएबल मोटर कौन कौन सी है। 1 2 3 ऑप्शन दिए और सिंक्रोनस मोटर भी दे दिया, तो आप क्या टिक करोगे, निम्न में से कौन सी वेरिएबल स्पीड मोटर नहीं है, सिंक्रोनस मोटर। चलिए, एडजस्टेबल स्पीड, यानी कि जिसकी गति को कम ज्यादा आप थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, वह समायोजन गति मोटर कहलाती है। कौन कौन सी, देखिए, स्थायी कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, स्क्विरल केज मोटर व स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है और इस कार्य के लिए मेनली टेपिंग के द्वारा आप ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कोई खास बात नहीं है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे विभिन्न सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के घरेलू, मतलब कौन कौन सी मोटर कहां प्रयोग की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अब आइए निकल के। ठीक है, देखिए सभी लोगों को विजिबल रहना चाहिए ये चीज, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अभी सब लोगों को क्लियर है ना। चलो अब देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी। इसका प्रयोग छोटे पंप, ग्राइंडर, बफिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, बुक वर्किंग मशीन और वुड यानी कि जो लकड़ी पे काम करने वाली मशीन तथा फैन इत्यादि में किया जाता है स्प्लिट फेज। ठीक है, फैन को आप काट दो, बाकी ध्यान रखो। बात करें कैपेसिटर मोटर में, सबसे पहला है कैपेसिटर स्टार्ट। तो इस प्रकार की मोटर का उपयोग बेल्ट चलित पंखे, बेल्ट चलित पंखे, ब्लोअर, जो छोटे छोटे ब्लोअर होते हैं ना, हैंड ब्लोअर, वहां पर ड्रायर पंप, तो देखो ड्रायर और ब्लोअर एक ही चीज है। पंप, वॉशिंग मशीन, कंप्रेसर, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि में। वाटर कूलर भी काट दो। ठीक है, चलिए अब परमानेंट कैपेसिटर मैंने आपको बता दिया, छत व मेज के पंखे में, इंडक्शन रेगुलेटर में तथा आर्क वेल्डिंग के कंट्रोल में इसका प्रयोग किया जाता है परमानेंट कैपेसिटर का। ये उपयोग आते हैं, ध्यान रखना, सीधे सीधे पूछ लेगा, बताओ इंडक्शन रेगुलेटर में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, तो देखो 2 कैपेसिटर कहाँ लगे रहते हैं, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, कंप्रेसर, सीलिंग पंखे, ब्लोअर। तो जो भी ठंडा करने वाली युक्ति होती है वहां पे 2 कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट व कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे शेडेड पोल। अब शेडेड पोल मोटर का हिसाब किताब देखिए, ये कहां का प्रयोग हो रही है, जहां लो स्टार्टिंग टॉर्क के कारण इन मोटर का प्रयोग हल्के कार्य, छोटे छोटे टेबल के पंखे, हेयर ड्रायर, खिलौने, विद्युत घड़ी, विज्ञापन डिस्प्ले और फिल्म प्रोजेक्टर इत्यादि में ये काम में लिए जाते हैं। और मेन आता है फोटोकॉपी और ग्रामोफोन मशीन का पूछा जाता है, इसमें कौन सी मोटर होती है, शेडेड पोल। यूनिवर्सल मोटर, जहां पे बहुत ज्यादा स्पीड की आवश्यकता हो, मिक्सी, वैक्यूम क्लीनर, ड्रिल मशीन, सिलाई मशीन, जो इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन है, लिफ्ट, सायरन इत्यादि में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, विद्युत चलित रेल इंजन में, भारी कार्यों के लिए विद्युत चलित रेल इंजन में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि डीसी सीरीज मोटर रेलवे में इस्तेमाल होती है
और यूनिवर्सल मोटर की कंस्ट्रक्शन भी तो डीसी सीरीज मोटर की तरह ही है ना, तो इसीलिए यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग भी रेलवे इत्यादि में किया जाता है। चलिए रिपल्शन मोटर, तो रिपल्शन मोटर का प्रयोग मशीन टूल्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिपल्शन मोटर का उपयोग मशीन टूल्स, रेफ्रिजरेटर, लेथ मशीन इत्यादि में, तो लेथ मशीन व मशीन टूल ध्यान रखेंगे। चलिए सिंगल फेज इंडक्शन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसका प्रयोग ग्राइंडर, लेथ मशीन में, रेफ्रिजरेटर में सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। बात करें स्टेपर मोटर की, तो कंप्यूटर, डिस्क ड्राइव, टेलीप्रिंटर, मिलिंग मशीन, एक्सरे, इन सभी में क्या है, देखो स्टेपर है ना, तो जितने भी डिजिटल कार्य हैं उन सभी में स्टेपर मोटर प्रयोग की जाएगी। अब बात करें रिलक्टेंस मोटर, जो दो तरह की पढ़ाई थी आपको, ठीक है, ये कहाँ है, रिलक्टेंस मोटर स्थिर गति अभिलक्षण के कारण, क्योंकि रिलक्टेंस मोटर स्थिर गति वाली होती है, इसीलिए इसका उपयोग सिग्नल उपकरणों, अभिलेख मापन यंत्रों व फोनोग्राम इत्यादि में किया जाता है। अब हिस्टेरिसिस, इसकी भी स्पीड कॉन्स्टेंट होती है, तो ध्वनि उपकरणों, विद्युत घड़ियों, सूचक यंत्रों व गियर प्रणाली, इन सभी में कॉन्स्टेंट स्पीड की जरूरत होती है, इसीलिए यहाँ पे हिस्टेरिसिस मोटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जैसे आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर में मैंने स्टार्टर पढ़ा है, वैसे ही सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी स्टार्टर है, DOL स्टार्टर है, मेन यहाँ पे लॉसेस पढ़ना है, एफिशिएंसी पढ़नी है, और उसके बाद इसमें फॉल्ट कौन कौन से होते हैं वो देखने, और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया है, ठीक है, मतलब कुछ जो लास्ट टॉपिक में से सिंगल फेज DOL स्टार्टर। सो 3 फेज इंडक्शन मोटर में मैंने आपको DOL यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में बताया था। ठीक है, वहाँ काफ़ी सारे स्टार्टर थे। सो 3 फेज में हम लोग बहुत सारे स्टार्टर यूज़ करते हैं, मगर अगर बात करें जब सिंगल फेज की, तो सिंगल फेज में सिर्फ एक ही स्टार्टर है, DOL यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अब जिस तरह से सिंगल फेज में DOL स्टार्टर मैंने आपको पढ़ाया था, उसी तरह से 3 फेज में जैसे DOL पढ़ाया था, सिंगल फेज में भी DOL स्टार्टर होता है। अब वो कैसे होता है, उसकी वर्किंग किस तरह से होती है, सारी चीज़ें देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे उद्योगों में मशीन की सुरक्षा। आपको पता है DOL स्टार्टर क्या है, मशीन को एकदम सेफ स्पीड पे रन कराने के लिए, अच्छे से उसमें किसी प्रकार की कोई लॉसेज ना हो, है ना, फॉल्ट करंट ना आए, इसीलिए हम स्टार्टर के साथ प्रयोग किया जाता है। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग सिंगल फेज DOL यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अब मेन बात क्या होता है, कनेक्शन, थर्मल ओवरलोड रिले, शॉर्ट सर्किट रिले तथा ऑन ऑफ पुश बटन। चलिए अब देखिए एक बात बताइए, मान लीजिए ऑन बटन है कोई, ठीक है, ऑन बटन है, तो ऑन बटन हमेशा नॉर्मल स्थिति में ऑफ रहेगा ना। जब आप ऑन बटन दबाओगे तभी तो वो, मान लो ये 2 कॉन्टैक्ट हैं, तो ये कॉन्टैक्ट नॉर्मल कंडीशन में ये ऑन बटन है, जब मैं दबाऊंगा तभी इसके कॉन्टैक्ट में आएगा ना। तो नॉर्मल कंडीशन में ऑन बटन हमेशा ऑफ रहता है और ऑफ बटन हमेशा ऑन रहता है। ठीक है, देखिए ऑन पुश बटन दबाने पर, जैसे हम ऑन पुश बटन दबाएंगे, सो संयोजक के द्वारा जो कॉन्टैक्ट है उनके द्वारा मोटर का सर्किट पूर्ण हो जाएगा और मोटर चालू हो जाएगी। अब एक लेवर के द्वारा ऑन पुश बटन ऑफ स्थिति में रहता है। एक लेवर के द्वारा क्या होता है कि ऑन पुश बटन ऑफ स्थिति में रहता है जब तक कि या तो ऑफ पुश बटन को ना दबाया जाए, ठीक है, या तो कब तक ऑन रहेगा ऑन पुश बटन, अगर मैं ऑफ बटन दबा दूंगा तो ऑन बटन बंद हो जाएगा। दूसरी बात, या फिर ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने के कारण लेवर अपने आप ट्रिप हो जाए, तब तक ही ऑन बटन ऑफ स्थिति में रहता है। ठीक है, चलिए अब थर्मल ओवरलोड रिले किस प्रकार की रिले, एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप से बनी थर्मल रिले होती है। इसमें ओवरलोड के द्वारा जब विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तब ये रिले ऑपरेट हो जाती है और हमें फॉल्ट से बचा लेती है। नेक्स्ट देखेंगे शॉर्ट सर्किट रिले किस काम आती है, ये विद्युत चुंबकीय रिले है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, शॉर्ट सर्किट रिले क्या है, एक विद्युत चुंबकीय रिले जो मोटर सर्किट में मोटर के परिपथ में शॉर्ट सर्किट हो जाने की स्थिति में, जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा मोटर को ऑफ कर देती है और इस प्रकार वह मोटर वाइंडिंग तथा कनेक्शन केबल की सुरक्षा करती है। अब देखिए चित्र में क्या है, सिंगल फेज DOL स्टार्टर दिखा गया है, मैंने ऑलरेडी आपको DOL स्टार्टर समझा रखा है। ये देखिए बायोमेट्रिक स्ट्रिप है, यहाँ पर कोने में एक शॉर्ट सर्किट रिले लगी रहती है, स्टॉप बटन है, ऑन पुश बटन है, देखो ऑन, बट यहाँ से बटन प्रेस करेंगे तो ऑन, यहाँ से बटन करेंगे तो ऑफ। मैंने आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर की क्लास में भी बताया था कि मैंने DOL स्टार्टर की एक वीडियो, ठीक है, पूरा DOL का प्रैक्टिकल कैसा दिखता है, ठीक है, मतलब स्टार्टर आता है एक बॉक्स जैसा, वो कैसा दिखता है, कैसे वर्क करता है, उसकी वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका DOL स्टार्टर। अब चलिए बात करते हैं DOL स्टार्टर में होने वाली हानियों की। सो DOL स्टार्टर में क्या हानि होती है, स्टेटर है तो स्टेटर में लॉसेस, रोटर में लॉसेस, वायु एवं फ्रिक्शन हानियाँ। अब स्टेटर में कौन कौन से लॉसेस हो सकते हैं, देखिए स्टेटर में एक मेटल का हिस्सा भी होता है, ठीक है, और तांबा भी होता है, तो कॉपर लॉसेस होंगे। कॉपर लॉसेस को मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जनरेटर और मोटर दोनों में, DC जनरेटर DC मोटर में I²R, ठीक है, जनरेटर में स्टेटर में कॉपर लॉसेस होंगे I²R। और आयरन लॉसेस की बात करें तो इसके अंतर्गत हिस्टेरिसिस व एडी करंट लॉस होते हैं। और आयरन लॉस का मान किसी भी मशीन में, चाहे वो DC मोटर, DC मशीन, इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर, आयरन लॉसेस का मान लगभग नियत रहता है।
और ये सोर्स की फ्रिक्वेंसी तथा फ्लक्स घनत्व पर निर्भर करते हैं। अब बात करें रोटर के लॉस की, तो रोटर में भी वही लॉस होंगे, ठीक है। रोटर में भी स्टेटर की भांति कॉपर तथा आयरन लॉसेस होते हैं, क्योंकि मोटर की फुल गति पर रोटर फ्रिक्वेंसी का मान, जैसे ही मैंने आपको दिखाया था निकाल के, ठीक है, रोटर की फ्रिक्वेंसी FR कितनी आई थी, 2 हर्ट्ज आई थी, ठीक है। तो रोटर की फ्रिक्वेंसी का मान बहुत कम हो जाता है, इसलिए रोटर की आयरन लॉसेस को नगण्य, रोटर में आयरन लॉसेस को नगण्य क्यों माना जाता है, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करते हैं, और रोटर की स्पीड में क्या होता है, रोटर में फ्रिक्वेंसी का मान कम होता है, इसलिए आयरन लॉसेस नगण्य होते हैं। वाउंड रोटर में कॉपर लॉसेस की गणना स्टेटर की भांति की जाती है, यानी कि रोटर अगर वाउंड है तो कॉपर लॉसेस भी कम ही होंगे। थर्ड है वायु एवं फ्रिक्शन हानियां। तो अब देखिए मशीन घूमने वाली है तो ये हानियां तो होंगी। तो रोटर में वायु के अवरोध के कारण वायु क्षति तथा बेयरिंग के घर्षण के कारण घर्षण क्षति उत्पन्न होती है। नीचे दी गई तालिका में एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्षतियों से संबंधित सूत्रों को दर्शाया गया है। अब देखिए लॉसेस से संबंधित सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन फॉर्मूलाज को आपको याद करना है, ठीक है। कैसे भी याद करेंगे मुझे नहीं पता, आपको याद करना है। सबसे पहले देखिए स्टेटर का इनपुट। अब जो स्टेटर आपने स्टेटर का आउटपुट, देखिए फॉर्मूला यहाँ पर है, स्टेटर का आउटपुट कहो। अब आप देखो जो स्टेटर घूम रहा है ये मेरा स्टेटर है। अब स्टेटर जो आउटपुट निकालेगा वही तो रोटर में जाएगा ना। स्टेटर का जो आउटपुट है वही रोटर का इनपुट होगा, सही बात है। तो देखिए मैंने क्या लिख रखा है, स्टेटर का आउटपुट या फिर रोटर का इनपुट। अब ये क्या होगा, स्टेटर से आउटपुट कितना मिलेगा, जितना भी आपने इनपुट दिया है उसमें से अगर मैं स्टेटर आयरन और कॉपर लॉस माइनस कर दूं, स्टेटर का आउटपुट कितना होगा, जितने भी स्टेटर में इनपुट दिया है और जितने भी लॉसेस हुए हैं वही स्टेटर का आउटपुट हो जाएगा, और स्टेटर आउटपुट को मैं रोटर इनपुट कहता हूं। अब टोटल उत्पन्न टॉर्क, जो कुल टॉर्क उत्पन्न हुआ है या यांत्रिक शक्ति उत्पन्न हुई है कितना, यानी कि जो स्टेटर से आउटपुट निकला, अब स्टेटर से जो आउटपुट निकला या फिर मैं कह सकता हूं रोटर का इनपुट माइनस रोटर कॉपर लॉसेस, ठीक है। अब रोटर में भी कुछ कॉपर लॉस होंगे, सो स्टेटर का आउटपुट या फिर रोटर का इनपुट हम कहें स्टेटर का आउटपुट माइनस रोटर का कॉपर लॉस, कुल यांत्रिक टॉर्क होगा। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? चलिए अगला देखिए फॉर्मूला आता है रोटर का आउटपुट क्या होगा। अब रोटर का आउटपुट क्या होगा, जितना भी टॉर्क उत्पन्न हुआ, जितना भी ये जो टॉर्क उत्पन्न हुआ है उसमें से अगर एयर फ्रिक्शन लॉसेस को, क्योंकि टॉर्क की वजह से तो मोटर घूमेगी और घूमेगी तो फ्रिक्शन लॉस होंगे, फ्रिक्शन लॉस को माइनस कर दे तो वही रोटर का आउटपुट होगा, जो कि bhp में होता है, ठीक है, यानी कि हॉर्स पावर में होता है, ठीक है, हॉर्स पावर में होता है वाट अपॉन 735.5। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। बात करें इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी की, तो किसी भी मशीन के इनपुट और आउटपुट पर प्राप्त समान पावर से आशय है, दक्षता से है। देखिए रोटर आउटपुट अपॉन रोटर इनपुट, यानी कि रोटर पे आउटपुट कितना आया और रोटर पे इनपुट कितना दिया, वही आपका एफिशिएंसी कहलाता है। या फिर मैं कह सकता हूँ रोटर पे आउटपुट पे क्या मिला है, उत्पन्न कुल यांत्रिक शक्ति। भाई रोटर पे आउटपुट घुमा रही है ना मोटर को, तो उत्पन्न कुल यांत्रिक शक्ति बटे रोटर का इनपुट। अब मैं ये भी कह सकता हूँ जो शाफ्ट पे ही तो मेरे को रोटेशन मिल रहा है, शाफ्ट में उत्पन्न शक्ति अपॉन मोटर की विद्युत इनपुट, यानी कि मोटर को विद्युत का इनपुट कितना मिला है। अब रोटर इनपुट का अगर हम लॉसेस माइनस कर दो तो वो स्टेटर का इनपुट ही तो है, ठीक है, मोटर की विद्युत शक्ति, यानी कि पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। और अगर एफिशिएंसी को परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ कुछ पॉइंट है, अगर मोटर चालू नहीं होती है, मोटर अधिक गर्म हो रही है, मोटर धीमी गति से चल रही है, ये कुछ फॉल्ट है और ये फॉल्ट आपको याद होने चाहिए। ये मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। PDF में आपको अपना जो ITI ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम पे ग्रुप है, मैं आपको ग्रुप का लिंक दे देता हूँ। देखिए एक बार फिर से, काफ़ी बार दे चुका हूँ वैसे तो, अभिषेक जैन ABHISHEK JAIN 11, ठीक है, JAIN 11 के नाम से आपको टेलीग्राम पे मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ जाके आप सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब है संकेंद्रीय वितरित सिंगल लेयर डबल लेयर वाइंडिंग के संबंधित कुछ पद। अब ये जो वाइंडिंग के पद है ना, हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना बाद में, वहाँ देख लेंगे, ठीक है। तो अभी इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। चैप्टर का सार देखेंगे तो सार आप लोग खुद पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम कर लेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन करने में कौन कौन इंटरेस्टेड है, जल्दी से। चलिए थोड़ा लाइव क्लास के हिसाब से ध्यान था, तो कौन कौन करेगा पता नहीं, अभी तो मैं आपको सारे क्वेश्चन करा देता हूँ। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है, प्रेरित EMF यानी कि इंड्यूस EMF की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह ऐसी करंट स्थापित करने का प्रयास करता है जो उस गति अथवा चुंबकीय पुंज परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण EMF उत्पन्न हुआ है। अब ये नियम, यानी कि जिसके कारण करंट उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करती है, ये नियम किसका है? तो ये नियम सभी लोगों को पता होना चाहिए, करंट जहाँ से उत्पन्न हुई है उसी कारण का विरोध करती है। कौन सा नियम है? ओम का नियम, लेंस का नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत या जूल का नियम। तो ये है लेंस का नियम। लेंस का नियम कहता है कि वो जिस कारण उत्पन्न हुआ है करंट, उसी कारण का विरोध करती है। भारत में सभी एकल सिंगल फेज मोटर आवृत्ति पर प्रचलित होने के लिए, यानी कि भारत में सभी मोटर किस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होती हैं? तो 50 ± 5 हर्ट्ज, ठीक है, 50 ± 5 हर्ट्ज पे ये ऑपरेट होती हैं।
भारत में सिंगल फेज मोटर किस वोल्टेज पर प्रचलित होती है, यानी कि जो वोल्टेज है वो कितना होता है भारत में मोटर को ऑपरेट कराने के लिए। तो देखिए 220 प्लस माइनस 10 वोल्ट, ठीक है, 220 प्लस माइनस 10 यानी कि 210 भी हो सकता है और 230 वोल्ट भी हो सकता है। चलिए, सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग के विसंयोजित होने के पश्चात मोटर केवल, यानी कि मान लो कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को मैंने डिस्कनेक्ट करा तो क्या होगा, रनिंग वाइंडिंग पर चलेगी, स्क्विरल केज वाइंडिंग पर, कंपनसेटिंग वाइंडिंग पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो आप सभी लोगों को एक चीज़ पता है क्या, कि जैसे मोटर अपनी 75% 80% स्पीड अचीव कर लेती है, मैं प्रारंभिक वाइंडिंग को कनेक्ट कर देते हैं और फिर मोटर मेरी रनिंग वाइंडिंग पर चलती है। नेक्स्ट है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए रनिंग तथा स्टार्टिंग दोनों वाइंडिंग को लाइन के, यानी कि रनिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों को किस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में, लाइन के पैरेलल में। ध्यान रखना है, जो लाइन आती थी कौन सी, सप्लाई लाइन की बात करूँ, सप्लाई के सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज पैरेलल में, या फिर की प्रेरकीय कपलिंग में। तो आपको पता है इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता था और ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन है, तो लाइन के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता था। अब देखिए ये सर्किट पहचानिए और बताइए ये किसका मोटर है। देखिए कितना ईजी, क्या यहाँ पे कैपेसिटर दिख रहा है क्या आपको, तो कैपेसिटर वाला गलत। क्या रिपल्शन मोटर है, बिल्कुल गलत। स्प्लिट फेज और शेडेड पोल मोटर, ये तो आपके सामने ऑप्शन है और इसमें से बताना है। क्या शेडेड पोल है क्या, नहीं है। बचा कौन सा, स्प्लिट फेज, जो सबसे पहले मैंने आपको मोटर बताई थी, तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का ये डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में प्रयुक्त क्या है। हम बात करें सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट, तो ध्यान रखिए माइक्रोफेरेड में था, ठीक है, माइक्रोफेरेड में था और 60 से 70 था, तो यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 7th का सी, 100 माइक्रोफेरेड से भी कम। चलिए अगला क्वेश्चन है 8, एक सचल विद्युत ब्लोअर में सामान्यता, मैंने आपको बताया ना, देखिए आपसे पूछेंगे कौन सी मोटर कहाँ प्रयोग होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल ब्लोअर के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर प्रयोग की जाती है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली धारा वाइंडिंग के सीरीज क्रम में जुड़े कैपेसिटर के साथ आरोपित वोल्टेज से। देखिए अब बात करें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग में, है ना, अब कैपेसिटर कितने लैगिंग या लीडिंग कितना होता है, मतलब आपको ये बताना है ना। अब बताओ कि जो हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात की थी, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में लैगिंग था या फिर लीडिंग था, स्टार्टिंग वाइंडिंग के केस में लैगिंग था या लीडिंग था, लीडिंग था। कैपेसिटर के केस में लीडिंग था, कितना, 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री लीडिंग था। 10th क्वेश्चन है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में लगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो कितने परसेंट स्पीड अचीव करने के बाद बंद होता है, तो 75%, तो 10th का आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखेंगे 11, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में उत्पन्न टॉर्क, जो कैपेसिटर मोटर में टॉर्क उत्पन्न होता है वो किसके समानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है। बात कर रहे हैं अनुक्रमानुपाती की, यानी कि इन्वर्सली प्रपोर्शनल बटे में, ठीक है। देखिए रनिंग वाइंडिंग की करंट IM, स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट IS, रनिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग के मध्य बने कोण या उपरोक्त सभी। सो 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी, यानी कि रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो कोण बनेगा उसके मध्य, उसी के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जितना कम कोण उतनी ज़्यादा टॉर्क। निम्न में से किस कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच, देखिए क्या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच था, बिल्कुल था कि नहीं था, था, ठीक है। स्थायी कैपेसिटर मोटर में नहीं था, क्योंकि यहाँ स्थायी कैपेसिटर मोटर, तो यहाँ पे अपन स्विच का प्रयोग नहीं करेंगे। 13th क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस मोटर में 2 कैपेसिटर का पैरेलल, तो 2 कैपेसिटर कहाँ थे, कैपेसिटर स्टार्ट व कैपेसिटर रन मोटर में थे। चलिए 14th क्वेश्चन है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के घूमने की दिशा को डैश के द्वारा, अब बात कर रहे हैं कैपेसिटर मोटर में, तो उस सभी में क्या था, या तो मेन वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग के टर्मिनल को आपस में बदल के हम लोग दिशा परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि सी। घरेलू रेफ्रिजरेटर, मैंने आपको बताया था रेफ्रिजरेटर की जब भी हम बात करेंगे तो कौन सी मोटर आएगी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। डीसी मोटर गलत, डीसी सीरीज मोटर गलत, यूनिवर्सल मोटर गलत, सिर्फ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। निम्न में से कौन सी रिवर्सिबल मोटर है, यानी कि रिवर्स कौन सी हो सकती है, यूनिवर्सल, कैपेसिटर स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर, ए व बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 16 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दोनों। यूनिवर्सल मोटर की दिशा भी बदल सकते हैं और कैपेसिटर स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर की भी दिशा बदल सकते हैं। 17 क्वेश्चन देखिए, स्थायी कैपेसिटर मोटर कितने % गति पर अधिकतम टॉर्क, बात कर रहे हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर थी जो अपन पंखों में प्रयोग करती थी, वो कितने % टॉर्क पे, 80% स्पीड होने पर ही वो अधिकतम टॉर्क प्राप्त करेगी। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर डैश के श्रेणी क्रम में, हम बात करें कैपेसिटर स्टार्ट तो किसके श्रेणी क्रम में था, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। 1900 क्वेश्चन है, वाइंडिंग मशीन में निम्न में से कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है, तो वाइंडिंग की मशीन में जो मोटर प्रयोग की जाती है वो मोटर कौन सी है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। जो वाइंडिंग करने वाली मशीन होती है ना, वहाँ की बात कर रहे हैं। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, मैंने आपको क्लियरली बताया था
कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, ठीक है, वहाँ पे कैपेसिटर हमारा टॉर्क की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में टॉर्क कम होता है। 21वां क्वेश्चन देखिए, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग में स्प्लिट फेज मोटर की अपेक्षा टर्न की संख्या, तो बात करें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की, वहाँ कितने थे, टर्न की संख्या बहुत ज़्यादा थी स्प्लिट फेज की तुलना में। सो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, बाकी क्वेश्चन काफ़ी ईजी हैं। देखिए लगभग मैं आपको बता देता हूँ कितने क्वेश्चन है यहाँ पे। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ 68 क्वेश्चन है, सभी के आंसर PDF देखिए दे रखे हैं, आप लोग यहाँ से देख के सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आज का जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। आज हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर था, क्योंकि मुझे ये एक ही वीडियो में कवर करना था। 3 फेज इंडक्शन मोटर समझाने के बाद ये काफ़ी ईजी चैप्टर है, तो आप सभी लोग पूरा देखेंगे। और अभी मेरी कमेंट आप सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी को कमेंट करना है एक अच्छा सा कि सर वीडियो कैसा लगा आपको, और आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो आपको कमेंट में लिखना है सर लास्ट तक पूरी वीडियो देखी। अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो आपको कमेंट करनी है सर हमने पूरी वीडियो लास्ट तक देखी है और चैप्टर समझ आया है, तभी कमेंट करना जब आपको चैप्टर समझ आए। अगर आपको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।